हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल आज हमने सोचा था कि डिफ्रैक्शन पढ़ा दूं मैं तुम्हें, बट बहुत सारे लोगों का बैकलॉग है और जेन्युइन रीजन से भी बैकलॉग हो सकता है, तबीयत खराब होगा या इन नंबर ऑफ चीज़ें प्रॉब्लम होगा और उनको लगता है कि शायद लेक्चर होगा तो मेरा बैकलॉग और बढ़ जाएगा। तो बैकलॉग नहीं भी बढ़ेगा तो नीट का पेपर 3 मई को ही होना है। आज नहीं लूंगा तो ही लेक्चर कर लूंगा, परसों लूंगा तो तब तो अभी आपको देखना ही पड़ेगा। 1-2 दिन आगे चला जाएगा, 3 दिन आगे चला जाएगा। अगर वो 3 दिन पहले खत्म हो जाएगा तो आपका ही फायदा उसमें। कोई बात नहीं, मतलब एक स्यूडो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा और कुछ नहीं है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, जितने प्रैक्टिस मुझे करानी है तो मैं कराऊंगा। आज नहीं तो कल करा दूंगा। करना तो तुमको उतना ही पड़ेगा और उसी टाइम में करना है। तुमको क्या लगता है कि अगर आज लेक्चर हो जाता, बेटा समझना, तो तुम्हारा फायदा हो जाता क्या, सॉरी नुकसान हो जाता क्या? हमारा बैकलॉग है सर, आराम आराम से पढ़ाओ। मैं आराम आराम से पढ़ा लूंगा, लेकिन नीट का पेपर जो 3 मई को होना है, बोर्ड का पेपर जो होना है, उसी दिन होगा। और वो डेल्टा टी सोचो एक तरीके से फिक्स है। अब मैं बहुत आराम से थोड़ा-सा 8, 10, 15 लेक्चर का डिले करते हुए भी चल सकता था, ताकि मुझे कम पढ़ाना पड़े। सोचो, एक लॉजिकली सोच रखना कि अगर मैं थोड़ा डिले कर दूं तो क्या ही फर्क पड़ता है? भाई सिलेबस तो हो ही जाएगा टाइम पे। 2, 4, 5 दिन आगे पीछे, 7 दिन में क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुम्हें रिवाइज कराऊंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। वो बाद में नहीं तो अभी करा लेता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है? तो पढ़ो। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चे जेन्युइन रीजन से भी आप पैनिक हो जाते हो। मैंने जनरली नोटिस किया है कि होता क्या है ना, कि ठीक है लेक्चर है, तो घबरा के वो कुछ भी बोलने लग जाते हैं और कई बार उनको पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं। कम से कम किसी की फैमिली पे तो मत बोलो यार, है ना? मतलब टीचर तुमको पढ़ा रहा है, आ रहा है, उसकी फैमिली तक तो मत जाओ कम से कम। इमोशनल ब्लैकमेल, फैमिली के बारे में बोलेंगे, ऐसा तो मत बोलो। मतलब ये तो गलत है ना। आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, एक अलग बात है। लेक्चर नहीं लेना चाहिए टीचर को, अलग बात है। मतलब पूरे मेरे कैरियर में तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा होने के बाद मैंने लेक्चर कैंसिल किए। लेकिन फिर भी मतलब आज तक किसी बैच में ऐसा नहीं हुआ। पढ़ाया ही है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इतना ज़्यादा रिपल्सन तो शायद ही किसी बैच में आया, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे शायद परेशान हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन हाँ, पढ़ने वाले बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने सोचा है चलो क्वेश्चन या रिवीजन मैं तुमको करा देता हूँ। तो जो तुम 2, 3, 4 घंटे में लग के करते, वो मैं तुमको कम टाइम में रिवीजन करा देता हूँ और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो चलिए रिवीजन से शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंप्लीट चैप्टर का एकदम डिटेल रिवीजन, और वो भी एकदम मिनिमम टाइम में। मतलब टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। मिनिमम टाइम में डिटेल रिवीजन करेंगे और उसी सीक्वेंस में चलेंगे जैसे हमने क्लास में पढ़ा। क्लास में क्या क्या पढ़ा है सर? फ्लक्स पढ़ा था, लेंज लॉ पढ़ा था, फैराडे लॉ पढ़ा था, फैराडे लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, रोटेशनल ईएमएफ पढ़ा था, फिर हॉल इफेक्ट पढ़ा था, हॉल इफेक्ट ट्रांसलेशनल ईएमएफ, फिर रोटेशनल ईएमएफ, रेल प्रॉब्लम उसी में पढ़ा था, फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, फिर आरएल सर्किट पढ़ा था, फिर आरएल सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, फिर उसका चार्जिंग ऑफ इंडक्टर पढ़ा था, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था, फिर डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर पढ़ा था। बस यही पढ़ा था और सारी चीजें एकदम डिटेल में मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी क्रॉस करता है उसके फिजिकल मीनिंग को समझाता है। ये सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही होता है। इसमें फ्लक्स डिफाइन करने के लिए सबसे पहले चाहिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया, और इन दोनों के बावजूद भी कई बार फ्लक्स डिफाइन नहीं होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस क्रॉस सेक्शन एरिया को कट करके ना जा रहा हो तो। जैसे मैं यहां पे एक लेता हूं प्लेन और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कितना फ्लक्स पास करेगा? जीरो करेगा सर जी, क्योंकि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन में ही क्रॉस करके चले गए। जब मान लो ये मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां गया, यहां निकला, यहां गया, यहां निकला, यहां गया, यहां निकला, यहां गया, यहां निकला, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके एरिया के परपेंडिकुलर, तो यहां पे फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए, और किसी एंगल पे होगा। हमेशा याद रखिएगा एरिया वेक्टर एंड प्लेन वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। प्लेन वेक्टर किसको कहते हैं? यहां पे कई बार आप टॉर्क लिखने में, फ्लक्स लिखने में गलती कर देते हैं, तो मैं एक बार और बता देता हूं। ये होता है आपका प्लेन वेक्टर। ऐसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या है? प्लेन वेक्टर है। ये क्या है आपका? प्लेन वेक्टर। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ये है प्लेन वेक्टर। ये तुम्हारा प्लेन के लॉन्ग लाइन है, ये एरिया के लॉन्ग लाइन है, ये एरिया वेक्टर है। एरिया और प्लेन के बीच में एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन से बना रहा है थीटा डिग्री, तो इसका फ्लक्स हो जाएगा
बी ए, और एंगल हम हमेशा लेते हैं एरिया वेक्टर के साथ। तो ये थीटा अगर यहां से मैंने डिफाइन किया तो ये होगा 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहां से फ्लक्स साइन थीटा के टर्म्स में डिफाइन हो जाएगा। फ्लक्स का मतलब ये नहीं होता कि बी ए कॉस थीटा में लेना होता है, फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के अलोंग वाला लेना है, क्योंकि एरिया वेक्टर के अलोंग जाएगा तभी वो कट करके पास करेगा। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। क्या ये बी डॉट ए होता है? हाँ सर, बी डॉट ए वेक्टर होता है। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो बी ए कॉस थीटा आएगा, जहां पे ये जो थीटा है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी है, तब एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है तब ये स्केलर होता है। ऑफकोर्स ये क्रॉसिंग काउंटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कट करके पास कर रहा है उसकी काउंटिंग होता है, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा होगा उतना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया से एनर्जी जा रहा होगा। स्केलर होता है ये, इसका यूनिट क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। और नीट में बोर्ड में आते हैं एक नंबर के तुरंत से सवाल, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम वेबर कहते हैं। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट डिफाइंड हो जाता है, एक टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देखिएगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं? ओहो यस यस यस, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल सकते। अच्छा सुनो, सीजीएस यूनिट इसका होता है गॉस, इसका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? मैक्सवेल। तो इसका एक और यूनिट है गॉस का, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेबर और मैक्सवेल में कौन बड़ा यूनिट है? सर बेबर बड़ा यूनिट है, मैक्सवेल छोटा यूनिट है। बेबर ऐसा ही और ये सीजीएस। इसमें क्या रिलेशन है? 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। क्या ये सारी बातें हमने जो पिछले जब चैप्टर पढ़ा था 45 मिनट पढ़ा होगी, वो सारा बातें मैंने यहाँ पे समझा दिया। वहां पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा था बस। यहाँ देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में गिवन है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, और एरिया वेक्टर जहां से पास कर रहा है वो इस वेक्टर फॉर्म में गिवन है, सेम हम मैग्नेटिक फील्ड में भी लिखते हैं। अच्छा वर्क डन में भी ऐसा ही आता है, सेम सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी ऐसा ही लिखते हैं, वर्क डन में भी ऐसा आता है, पावर में भी ऐसा आता है, जहां जहां डॉट प्रोडक्ट आता है। अब देखिए, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। जब इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो बी एक्स आई कैप ए एक्स आई कैप, तो ये होगा आपका बी एक्स इंटू एक्स प्लस बी एक्स और ए वाई जीरो हो जाएगा क्योंकि आई और जे जीरो, आई और के जीरो, ये हो जाएगा आपका बी वाई इंटू ए वाई प्लस, देखिए जे का आई के साथ जीरो, जे का जे के साथ 1, तो बी वाई ए वाई, और जे का के साथ जीरो, बी जेड के कैप आई कैप जीरो, के कैप जे कैप जीरो, के कैप आपका आ जाएगा बी जेड ए जेड। ये आपका फ्लक्स की वैल्यू आ गई। और इसी एनालॉजी को अगर आप पकड़े और इस एनालॉजी को पकड़ के मजा आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पहले स्लाइड में सर फील आ गया एकदम। क्या वर्क डन होता है एफ डॉट एस, पढ़े हैं कभी? हाँ, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे फ्लक्स लिखा है, मैग्नेटिक फोर्स सॉरी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो फोर्स दिया होगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। पावर एफ डॉट वी, एफ डॉट वी सिंपल, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट से पावर निकल जाता है। एक और बात समझिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है पी क्रॉस पी डॉट ई, पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई, याद आया? अरे हाँ, ये तो मैग्नेटिक एनर्जी में भी होता है, एम डॉट बी। और डॉट प्रोडक्ट में ना पी को पहले लिखो, ई को पहले लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मत बोलना कि सर हम तो ईपी पढ़े थे, अब तो पीई लिखे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। ये सारा जो सारा चीज है उस फॉर्मूला है उस डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड है, और डॉट प्रोडक्ट में इसी तरीके से ये सारा फॉर्मूला यूज होता है। और नीट में हर साल आपको एक सवाल यहाँ से देखने को मिल ही जाएगा। क्या आपको डॉट प्रोडक्ट की एनालॉजी समझ में आ गई? कहाँ कहाँ लगेगा, कैसे कैसे लगेगा? भाई 10 साल में ना दो सवाल, दो बार तो यही पूछे हुआ, 3 बार, 16 में, 17 में, 21 में, यही वर्क डन का फॉर्मूला से सवाल। पावर का 2 बार पूछा है, यस डॉट प्रोडक्ट पावर का पूछा 2 बार, और इससे पूछा है, इससे पूछा है, डॉट मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी पूछा है। तो सोचो 10 साल में 8 बार सवाल तो इसी से पूछा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि लेंज साहब और फैराडे साहब पैरेलल इस पे काम कर रहे थे। उन्होंने बोला कि अगर किसी एरिया से आपको फ्लक्स निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उस फ्लक्स के नेचर को देखेंगे, फ्लक्स कांस्टेंट है या वेरिएबल। जैसे मान लो सर्कुलर तुम्हारा एक लूप है, सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और स्क्वायर लूप है जिसका साइड लेंथ एल जो बहुत छोटा है कैपिटल आर से, साइड लेंथ एल जो कैपिटल आर से बहुत छोटा है, तो स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा बताओ। तो सबसे पहले फ्लक्स लिखने के लिए आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको याद है म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, हाँ, इनटू ये जो साइड लेंथ है एल बहुत छोटा है आर से, मतलब जस्ट सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानेंगे, और सेंटर पे इसका
मैग्नेटिक फील्ड इतना, एरिया एल स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज के लिए बाहर होता है किसी भी लूप में। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉक वाइज करंट है किसी लूप में, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर, आंटी बाहर। और क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, अंदर की तरफ होगा। क्लॉकवाइज मतलब अंदर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर, क्लॉकवाइज अंदर, एंटी क्लॉकवाइज बाहर। जैसे यहां देखो, ये तुम्हारा स्क्वायर लूप है, लेकिन इसके आधे लेंथ तक ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो बताओ इस पूरे स्क्वायर लूप से कितना फ्लक्स पास करेगा सर, पूरे स्क्वायर लूप से, हाँ इस पूरे स्क्वायर लूप से पास करने वाला फ्लक्स। तो आप लिखेंगे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है बी, और वो इफेक्टिव एरिया एल स्क्वायर ना लेके आप आधा ही लेंगे, रेक्टेंगल बनेगा। आप इसका फ्लक्स लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया, लिखेंगे एल इंटू एल बाई टू। क्या लिखेंगे, एल इंटू एल बाई टू। तो ये आ जाएगा आपका बी एल स्क्वायर बाई टू, ये आपका फ्लक्स है। तो ध्यान से आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, बड़े प्यार से पहले सिचुएशन को समझेंगे कि किस तरीके से वो पूछ रहा है। अब देखते हैं, किसी भी लूप से अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो उसमें ना कोई करंट फ्लो करता है, ना कोई ईएमएफ इंड्यूस होता है, ना ही कोई हलचल होता है। किसी भी लूप से पास करने वाला फ्लक्स अगर कांस्टेंट है, किसी भी लूप से पास करने वाला फ्लक्स अगर कांस्टेंट है, तो उसमें कोई हरकत नहीं होता है, ना तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, ना ही उसमें ईएमएफ आता है। लेकिन अगर किसी लूप से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसमें करंट इंड्यूस होता है। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। देखो ये तुम्हारा फ्लक्स है, हाँ जी सर फ्लक्स है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो नो करंट इंड्यूस इन अ लूप। कहां से फ्लक्स हम डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी लूप से। अगर किसी भी लूप से हम फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं और फ्लक्स उस लूप से पास करने वाला आपका कांस्टेंट है, तो कोई करंट उसमें इंड्यूस्ड नहीं होगा। अगर फ्लक्स वेरिएबल है, मतलब वहां पे फ्लक्स वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो फ्लक्स वेरी कैसे कर सकता है। तो तीन ही तरह के वहां पे सवाल बनते हैं फ्लक्स वेरी करने के। एक, या तो एरिया वेरी कर दो गुरुजी, या मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर दो, या एंगल वेरी कर दो। फ्लक्स किन बातों पे डिपेंड करता है, तो फ्लक्स जो आपका है वो डिपेंड करता है बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स कैसे वेरी कर सकते हैं, तो जहां पे आपने लूप रखा है उससे पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाए, या उस लूप का एरिया कम ज्यादा हो जाए, या उस लूप का ओरिएंटेशन एंगल चेंज हो। जैसे ये फील्ड है और ये एरिया है, तो फ्लक्स पास कर रहा है। अगर एरिया घूम कैसे हो जाए तो फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो तीन मेथड है फ्लक्स चेंज करने के, या तो एरिया चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या ओरिएंटेशन चेंज करो। और अगर आपका फ्लक्स चेंज होगा तो करंट विल इंड्यूस होगा। तो देखो यहां से ऐसे समझा, फ्लक्स पास कर रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। अगर फ्लक्स वेरी कर रहा है तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो उस पर दो बातें चर्चा होगी, उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बताएगा लेंज लॉ, याद रखना डायरेक्शन बताएगा लेंज लॉ। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये भी पूछ लेते गुरु, लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट सच दैट इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज इंड्यूस्ड, ड्यू टू विच इट इज इंड्यूस्ड। ये उस कॉज को ही अपोज करता है पूरी जान लगा के जिसके वजह से उसमें करंट इंड्यूस हुआ है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ लूप, ऐसे तुम और ज्यादा डिटेल में लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, when there is a change in flux across the loop, when there is change in flux across the loop, then induced current in the loop is such that it opposes the cause due to which it is induced. अब किसके वजह से इंड्यूस हुआ है, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस हुआ है। अब फ्लक्स में चेंज होने कौन कौन से तरीके होते हैं, ये तीन तरीके होते हैं। तो तरीका ढूंढो किसके वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और वो करंट इंड्यूस होके उसी तरीके को, उसी रीजन को जिसके वजह से इंड्यूस हुआ है, उसी को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो देखो ध्यान से, अपनी भाषा में लिख दे, तो ये तो तुम बोर्ड की भाषा में लिखोगे, अपनी भाषा में, जिसके कारण फ्लक्स चेंज होता है, इंड्यूस्ड करंट और मैग्नेटिक फील्ड। देखो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इंड्यूस्ड करंट होगा लूप में, तो लूप में अगर इंड्यूस्ड करंट आया तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। देखो करंट में कोई करंट नहीं है, सॉरी लूप में कोई करंट नहीं है, लूप सिंपल पड़ा हो उसमें कोई करंट नहीं है, जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तो उसमें करंट आएगा, वो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। हाँ वो इस तरीके का होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करंट से आया है वो उसी कॉज को, उसी रीजन को अपोज करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो। तो ये तो हो गया तुम्हारा लेंज लॉ, इस पे सवाल करेंगे। फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ कहता है कि रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स ही है बी ए कॉस थीटा, रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। सर ईएमएफ कहां से आ गया, देखो बेटा किसी भी लूप में करंट फ्लो करने का कोई रीजन तो होगा, पोटेंशियल तो होगा, और उसी पोटेंशियल को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द लूप। तो फैराडे थोड़ा कहता है कि देखो डायरेक्ट करंट नहीं आता है,
फ्लक्स चेंज करोगे तो एक बैटरी बन जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू d5/dt होगी, और ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस तुम्हारा करंट आ जाएगा। देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स बाय द फैराडे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बाय द फैराडे लॉ, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d5/dt। ईएमएफ क्या होता है? माइनस d5/dt, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स जिस रेट से चेंज होगा उसी को हम क्या बोल देंगे? इंड्यूस ईएमएफ। और फाई को क्या लिखोगे? बी ए कॉस थीटा। तो जैसे ही फाई को लिखोगे बी ए कॉस थीटा, ए अंदर रह जाएगा, बी कॉस थीटा बाहर आ गया। तो जब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, ओरिएंटेशन कांस्टेंट हो, एरिया चेंज हो रहा हो, तो इस तरीके से लगाओगे कि जो कांस्टेंट है बाहर रखो। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हो, एरिया कांस्टेंट हो, तो एरिया बाहर, cos थीटा बाहर, मैग्नेटिक फील्ड देखो dv/dt। अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो, एरिया भी कांस्टेंट हो, एंगल चेंज हो रहा हो, तो आप d cos थीटा में जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करेंगे। तो तीन अलग अलग ओरिएंटेशन पे तीन अलग अलग सवाल पूछेंगे। अब इसी पे फैराडे लॉ का एवरेज वैल्यू भी आता है कि एवरेज ईएमएफ होगा टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये माइनस पता है क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जिधर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होगा उधर करंट हो जाएगा। हाँ सर, बात तो सही बोले हो, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट या ईएमएफ तो हम तो लेंस से निकाल लेंगे, और लेंस में भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो लेंस से निकाल लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज कर लेंगे। अच्छा बोलो, करंट क्या हो जाएगा? सर एवरेज करंट आपका हो जाएगा टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो ईएमएफ आ गया था डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी और रेसिस्टेंस। अच्छा, करंट को आप ये कह सकते हो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कह सकते हो? हाँ सर कह सकते हैं। तो एवरेज करंट होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई रेसिस्टेंस इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा फाई बाई आर आता है। माइनस साइन लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी अकेला देख सकते हो। अब बताओ, किसी भी लूप में जो इंड्यूस चार्ज है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि फ्लक्स कितने देर में चेंज हुआ है, जितना फ्लक्स चेंज हुआ है बटा रेसिस्टेंस होता है इंड्यूस चार्ज। इस पर जेई में, नीट में बहुत सवाल पूछे हैं। मतलब करंट जो फ्लो करता है वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, देखो ना, एवरेज करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर अगर मान लो यहां पे एक लूप लिया और एक मैग्नेट को मैं v वेलोसिटी से ले जाता हूं, उसमें मान लो I करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर यही मैग्नेट 2v वेलोसिटी से जाएगा तो इसमें 2i करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि तेजी में जाएगा तो फ्लक्स चेंज तेजी में होगा। देखो मैग्नेट जैसे जैसे जाएगा तो इस लूप से फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज जिस रेट से होता है उस पर करंट डिपेंड करता है। देखो डेल्टा फाइव डेल्टा। लेकिन जो इंड्यूस चार्ज अगर पूछा जाए किस किस में ज्यादा होगा तो सेम होगा, अगर फ्लक्स सेम चेंज हुआ है तो। पहली बात तो। दूसरी बात, आप यहां पे पढ़ रहे हो डी फाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू ईएमएफ विथ नेगेटिव साइन। मतलब ये साफ है, फाइटी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? ईएमएफ को। अगर आप ग्राफ बनाओगे, सर माइनस लगा लेना, हाँ, स्लोप ऑफ फाइटी ग्राफ इज इक्वल टू माइनस ईएमएफ बोल दो, एक जगह तो आप नेगेटिव लगाओगे। समझ में आया? अच्छा, एरिया ऑफ फाइटी ग्राफ क्या होगा? ईएमएफ टी ग्राफ क्या होगा? इसका एरिया किसी चीज को नहीं बताएगा। एरिया ऑफ फाइटी इज नॉट नाली, एरिया ऑफ फाइटी इज नॉट एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये नाली बताएगा। अच्छा, ईएमएफ टी ग्राफ अगर कहीं है तो इसका स्लोप क्या बताया? कुछ नहीं। इसका एरिया क्या बताएगा? वही नाली कंसेप्ट लगाओ। एरिया का मतलब होगा ईएमएफ डॉट dt, तो ईएमएफ डॉट dt मतलब चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स, नेगेटिव साइन लगा के देखना चाहो तो नेगेटिव साइन लगा के देखो, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। तो ये समझ में आया। ईएमएफ टी ग्राफ का एरिया, एरिया मतलब इंटीग्रेशन, तो dt को यहां रखोगे, ईएमएफ dt डेल्टा फाई, तो ईएमएफ टी ग्राफ का एरिया डेल्टा फाई को बता। देखो सब कुछ एकदम डिटेल में करा रहा हूं बेटा। मैं चाहूं तो 10 मिनट 20 मिनट में भी रिवीजन करा सकता हूं, 20 मिनट में भी रिवीजन करा सकता हूं, लेकिन यहाँ 12-13 मिनट 15 मिनट हो गए होंगे, 15 मिनट हो गए रिवीजन कराते हुए, 15 मिनट हो गए। क्यों? क्योंकि हर एक चीज पूरी डिटेल में बात कर रहा हूं। अब चलो हम लेंज लॉ पे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम फैराडे लॉ जो पढ़े उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले लेंज लॉ में ये देखो कि ओरिजिनल फ्लक्स कैसा है, मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लूप में ओरिजिनल फ्लक्स है उसको पहले पहचानो। अगर मैं यहाँ पे मेमा स्टार बॉक्स लिख लूँ, स्टेप लिख दूँ, लेंज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, तो पहले आइडेंटिफाई ओरिजिनल फ्लक्स, वो कैसा है। अगर मान लो ओरिजिनल फ्लक्स है डॉट मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। अब देखो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसे वेरी कर रहा है, उसमें फ्लक्स डॉट वाला बढ़ रहा है, डॉट वाला घट रहा है। ये देखो, तो ये देखो डॉट वाला बढ़ रहा है, डॉट वाला घट रहा है, क्रॉस बढ़ रहा है, क्रॉस घट रहा है। अब जो इंड्यूस करंट होगा लूप में वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, सर कहां से आया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड? इंड्यूस्ड करंट से। तो इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा कि उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करे। अब मान लो 10 लाइन था, डॉट 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 डॉट, 10 डॉट 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 था, अब वो 12 हो गया। तो तुम चाहते हो कि 12 हो जाए, बढ़ जाए, चेंज हो जाए? नहीं, कॉइल चाहता है ना बढ़े,
तो ना बढ़ने को अपोज कैसे करेगा? तो जो बढ़ेगा उसके अपोजिट में जाएगा। तो डॉट बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड यहां पे क्रॉस होगा, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है क्लॉकवाइज करंट, तो क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट आएगा। इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज। खत्म। अगर डॉट घट रहा है, टू 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 डॉट घट रहा है, जैसे 10 है, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, अरे बाप रे घट रहा है, घटने को अपोज कैसे करोगे? डॉट बना के। तो जो घटता है वही इंड्यूस्ड होता है, तो इंड्यूस्ड यहां पे डॉट होगा, और डॉट मतलब एंटी क्लॉक करंट। कितना आसान है देखो। क्रॉस बढ़ रहा है तो क्रॉस बढ़ने को कैसे अपोज करेगा? क्रॉस बढ़ने को डॉट बना के, डॉट इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉक करंट। और बताओ, क्रॉस घट रहा है तो इंड्यूस्ड कैसा होगा? इंड्यूस्ड क्रॉस ही होगा, इंड्यूस्ड क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज करंट। बोलो मजा आ गया कि नहीं? क्लॉकवाइज करंट कितना आसान है। अब सवाल देखो, ये लूप है, हाँ ये लूप अंदर घुस रहा है पहले मैग्नेटिक फील्ड में, फिर अंदर ही चल रहा है, फिर बाहर निकल रहा है। अब ध्यान से देखो, तो बाहर जब ये चल रहा था तो इससे फ्लक्स कितना पास कर रहा था? 0। और जब तक ये बाहर चलता रहेगा इसमें इंड्यूस्ड करंट भी क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 0 0 0 0 0। अब जब ये इंटर करना शुरू किया तो पहले 0 फ्लक्स था, अब डॉट आने लगा, तो डॉट बढ़ रहा है तो ये इंड्यूस्ड क्या कराएगा? क्रॉस। क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज। तुम बस ये देखो डॉट क्रॉस, और डॉट क्रॉस जैसे ही आ गया तो डॉट का मतलब एंटी, क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज करंट। अब यहां पे जब अंदर चल रहा होगा तो अंदर में तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पे तो कोई करंट इंड्यूस्ड ही नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा। जब ये बाहर जाएगा तो डॉट घटेगा। देखो यहाँ पे डॉट क्या हो रहा है? घट रहा है, बाहर निकल रहा है। अंदर था तो 10 लाइन पास कर रहा था, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो डॉट घटेगा। डॉट घट रहा है तो ये क्रॉस इंड्यूस्ड कराएगा, मतलब क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट। खत्म। अरे रुक 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 रुक। डॉट घट रहा है तो डॉट ही इंड्यूस कराएगा ना। सुन सुन सुन, डॉट जो घटेगा वो इंड्यूस कराएगा, डॉट इंड्यूस कराएगा। डॉट घट रहा है तो इंड्यूस्ड कैसा होगा? इंड्यूस्ड होगा डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज कराएगा। अच्छा, तुरंत से मैंने क्या ऐसा मेरे दिमाग में आया कि मैंने अपनी गलती पकड़ ली। क्या मेरे दिमाग में आया? ये मेरे से गलती हो गई थी, लिखने में गलती हुई थी, साथ साथ समझाया सब सही है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैंने करेक्शन कर लिया। मेरे दिमाग में आया कि जब अंदर जा रहा था उस समय का इंड्यूस करंट, जब बाहर निकलेगा उस समय का इंड्यूस करंट अपोजिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार डॉट अंदर जाते हुए बढ़ा है और एक बार डॉट घटा है। डॉट बढ़ेगा तो क्रॉस बनाएगा क्लॉकवाइज करंट, और डॉट ही तुम्हारा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जो घट रहा है उसका सपोर्ट करेगा ना चेंज अपोज करने के लिए, मतलब सर मतलब जो घट रहा है घटने को अपोज करने के लिए वैसा ही फील्ड बना के कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। समझ गए? तो ऐसे समझो ना, जो कमजोर पड़ता है उसका सहारा बनता है, और जो मजबूत बनने की कोशिश करता है, जो ज्यादा तेज बनता है, उसको अपोज करता है, उसके अपोजिट में इंड्यूस करंट कहलाता है। समझ गए? तो ये जो अभी मेरे से जो गलती हुई और उसको मैं संभाला, ये बहुत आपके भी काम आएगा कि जब तरीका अलग है, अंदर जा रहा है और एक बार बाहर निकल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में इंड्यूस करंट अपोजिट आना चाहिए। और कई बार आप देखोगे नीट में जब सवाल पूछेगा ऐसे कि अंदर गया बाहर गया तो करंट बताओ, तो ऐसा दे देगा दो ऑप्शन, दोनों में क्लॉकवाइज दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, वो तो पहले तुम काट दोगे। बताओ मजा आ गया कि नहीं? एक बार और अटोरा हिल गया कि नहीं? बताओ अटोरा हिल गया कि नहीं? चलो इधर देखो, ये तुम्हारा करंट कैरिंग वायर है। हाँ सर वायर है, यहां से एक जो लूप है वो पैरेलली इस वायर के पैरेलल चल रहा है। तो ये जो वायर है इनफाइनाइट वायर, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, थंब को करंट की तरफ रखोगे अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा। और तुम ऐसे चलोगे ना वायर के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। इधर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस घटेगा, और पास जाओगे तो बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये पैरेलल चल रहा है तो इसमें कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है पैरेलल चलने से वही बना रहेगा। अब जब तुम पास जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है पास जाने से तुम्हारा क्रॉस बढ़ेगा, तो जितना पास जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वायर का जो होता है वो म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर होता है। तो जितना आर कम होगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और रैपिडली बढ़ेगा। तो क्रॉस बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? डॉट इंड्यूस कराएगा, मतलब एंटी क्लॉक। और ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो तुम्हारा क्रॉस घटेगा, तो क्रॉस इंड्यूस्ड होगा, क्रॉस इंड्यूस्ड होगा तो मतलब क्लॉकवाइज करंट, क्लॉक वाइज करंट इंड्यूस्ड होगा। बोलो मजा आया कि नहीं? एकदम क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस्ड होगा। चलिए देखिए, ये वायर है, यहाँ पे दो लूप रखा है, लूप कहीं नहीं जा रहा, लूप स्टेशनरी है। अब देखो, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और करंट घट रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा क्रॉस और इधर होगा डॉट। देखो करंट ऊपर जाए तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे ना, ऐसे देखेंगे। अब ये करंट घट रहा है तो क्रॉस घट रहा है, क्रॉस घटेगा तो ये क्रॉस ही बनेगा, जो घटता है वही बनता है, इंड्यूस्ड क्रॉस ही बनेगा। इंड्यूस्ड अगर क्रॉस बनेगा तो यहाँ पे क्लॉक करंट क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट आएगा। बोलो यस और नो। यहाँ पे तुम्हारा करंट घटा तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट घटेगा, डॉट घटेगा तो डॉट ही इंड्यूस्ड होगा,
तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा करंट आ जाएगा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। ठीक है, तो कहीं बोल दो एंटी क्लॉक, लिख दो क्लॉक, बोल दो क्रॉस, लिख दो डॉट, तो कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है सर मास्टर ने समझाया अच्छे से। ठीक है, और इसी सवाल में अगर ऐसा बोल दे करंट नीचे जा रहा हो और बढ़ रहे हो, तो इस लूप ए एंड लूप बी में बताओ क्या होगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो ये देखो कि अगर करंट नीचे जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा क्रॉस और इधर होगा डॉट, बोलो हाँ कि ना। अब करंट बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, डॉट बढ़ने से क्या बनेगा क्रॉस, क्रॉस मतलब क्लॉक, इधर क्लॉक आना चाहिए। तो सर उसमें भी क्लॉक था, तो दो चीजें चेंज कर दी ना, एक तो करंट की डायरेक्शन और एक करंट घट रहा था करंट बढ़ रहा था, तो इसका आंसर सेम रह जाएगा। अरे सर इसमें तो अटोड़ा मचल गया। यस, इन दोनों ही केसेस में ये लूप में क्लॉक है, इसमें भी क्लॉक आएगा, इस लूप में एंटी क्लॉक है, इसमें एंटी क्लॉक आएगा, देख लो करके। ये लूप अगर मैं बी बोलता हूं, इसको लूप ए बोलता हूं, तो इसका और इसका आंसर सेम आएगा। अब लॉजिकली सोचो क्यों सेम आएगा, तो सबसे पहली बात, करंट ऊपर था, नीचे किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज, और यहां पे करंट घट रहा था, यहां पे बढ़ रहा था, तो दो चीज उल्टी करूंगी तो चीजें सीधी रह जाएगी ना। बता, अब मान लो एक कॉइल लिया और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के ऐसे घुसेगा, फिर यहां से कुछ ऐसे निकल के यहां पे आ रहा हो, तो अगर आप किसी कॉइल से मैग्नेट को ऐसे ले जाओगे तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स होगा कांस्टेंट, तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, आई इंड्यूस्ड होगा जीरो, बोलो हाँ कि ना। अच्छा जीरो होगा। अब देखो अगर इस तरीके से मैग्नेट आ रहा हो, तो वही पढ़ा था, कॉइल कहता है पास मत आना रिपेल करूंगी, दूर मत जाना अट्रैक्ट करूंगी, मतलब पास आने से कॉइल रिपेल करेगा। सर कॉइल कैसे रिपेल करेगा मैग्नेट को, कॉइल तो कॉइल है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सर ये कैसे बनाएगा, करंट इंड्यूस कराएगा, और ये करंट इंड्यूस क्यों कराएगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और कैसा कराएगा, इसको अपने पास आने से रोकने के लिए, इसलिए कहते हैं पास मत आना रिपेल करूंगी, पास मत आना रिपेल करूंगी, दूर मत जाना अट्रैक्ट करूंगी, तो यहां पे एक इंड्यूस मैग्नेट बनेगा, पास आते हुए मैग्नेट को रिपेल करेगा, तो नॉर्थ को रिपेल करने के लिए क्या चाहिए, नॉर्थ, और इधर साउथ। तो इसमें करंट कैसा इंड्यूस हुआ, जल्दी बताओ कैसा करंट इंड्यूस हुआ, बताओ कैसा हुआ। सर क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज, नहीं बता सकते। हाँ सर ऑब्जर्वर पता नहीं, नहीं बता सकते। सर अभी तो बोला ऑब्जर्वर कहाँ हो, तो किसके रेफरेंस में तो बताया नहीं। जब कुछ भी रेफरेंस ना दिया हो तो मैग्नेट को रेफरेंस लेते हैं, लाला लाला, जब कुछ भी ना रेफरेंस दिया हो तो मैग्नेट ही मेरा रेफरेंस हो जाता है। और मैग्नेट जब रेफरेंस हो गया और मैग्नेट को नॉर्थ दिखा, नॉर्थ मतलब बाहर आता हूं मैग्नेट, बाहर आता हूं मतलब डॉट, डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होता हुआ दिखेगा। जब आप इधर से देखेंगे तो, उधर से देखते तो वो क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस्ड होता हुआ दिखता। भाई साहब सारे सवाल करा दिए कि नहीं, बता, मतलब भाई रिपीटेड ही तो छोड़ा होगा, देख सारे सवाल एकदम डिटेल में कराते चल रहा हूं कि नहीं। अब देख एक ऐसा सवाल लिया जिसमें पूरा कंफ्यूजन ही तुम्हारा दूर हो जाएगा, दो कॉइल, एक मैग्नेट का मोशन और तीन ऑब्जर्वर तीन ऑब्जर्वर, ये है तुम्हारा ऑब, ओ बी एस ई आर बी ई आर, ऑब्जर्वर। पहला ऑब्जर्वर रामलाल, रामलाल, दूसरा ऑब्जर्वर तुम्हारा कौन है, कलुआ, और तीसरा है पिंकी। कलुआ और पिंकी, क्वाइल ए एंड क्वाइल बी। चलो करो, मजा आ जाएगा। क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज कैसा करंट इंड्यूस होना चाहिए, बताओ बताओ। तो सबसे पहले बात, सबसे पहला स्टेप, हम ऑब्जर्वर नहीं, हम ये देखेंगे पास मत आना रिपेल करूंगी, दूर मत जाना ट्रैक करूंगी। तो ये जो क्वाइल है इस मैग्नेट को पास आ रहा है तो इसको रिपेल करेगा, कैसे रिपेल करेगा, पास मत आना रिपेल करूंगी, कैसे रिपेल करेगा, तो ये साउथ बनाएगा, क्योंकि साउथ को रिपेल करने से साउथ इधर चाहिए नॉर्थ। और ये क्वाइल कहता है दूर मत जाना अट्रैक्ट करूंगी, तो ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कैसे करेगा, तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, साउथ, इधर चाहिए नॉर्थ, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर देखो, साउथ नॉर्थ को ही तो अट्रैक्ट करेगा गुरु, साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट क्यों करेगा, दूर जा रहा है इसलिए अट्रैक्ट, और यहां पे ये रिपेल करेगा साउथ साउथ, क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि पास आने पर रिपेल, तो पास मत आना रिपेल करूंगी, दूर मत जाना अट्रैक्ट। अब चलते हैं रामलाल, रामलाल को जो दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करेगा। रामलाल को क्वाइल ए में नॉर्थ दिखा, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक करंट इंड्यूस कराएगा क्वाइल ए में रामलाल, और क्वाइल बी में रामलाल को क्या दिखा, साउथ मतलब क्लॉकवाइज करंट। बोलो मजा आया कि नहीं एकदम। कलुआ, कलुआ को क्या दिखा, इसमें साउथ इसमें साउथ, कलुआ को दोनों में साउथ दिखा, दोनों में क्लॉकवाइज करंट। बताओ ये मेहनत का नतीजा रंग लाए कि नहीं।
और उधर देखो पिंकी, पूरे 20 दिन का काम एक दिन में कर दिया ना। देखो उधर देखो पिंकी, पिंकी देख रहा है उधर से, पिंकी को क्या दिखा, इसमें दिखा नॉर्थ, इसमें दिखा साउथ, तो कॉइल बी में एंटी क्लॉक एंड कॉइल ए में साउथ दिखा, देखो साउथ, कॉइल ए का साउथ पिंकी को दिखेगा। अरे दिखता क्या है, जिधर से देखोगे जो दिखा, जिस तरफ हो उसी पे डिपेंड करे ना क्या दिखेगा, क्लॉक वाइज। बोलो, खत्म, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। अब एक सवाल आता है कि हम ऐसे मैग्नेट को वर्टिकल रख के ड्रॉप कर रहे हैं कॉइल के ऊपर से, तो कॉइल के ऊपर से जब मैग्नेट नीचे गिरेगा तो उसका वेरिएशन कैसा होगा। तो देखो ये मैग्नेट नीचे ड्रॉप किया है, ये ड्रॉप किया तो जैसे पास आएगा तो पास आने से रोकेगा, तो ये ऐसा एक मैग्नेट बनाएगा नॉर्थ साउथ रिपेल करने के लिए। और जब ये यहां चल रहा होगा, यही मैग्नेट साउथ और नॉर्थ, तो यहां पे एक ऐसा होगा जिसको नीचे जाने से रोके, मतलब ये नॉर्थ ऊपर साउथ। देखो जब पास आ रहा तो रिपेल करने के लिए नॉर्थ की तरफ नॉर्थ बना, हाँ? जब दूर जा रहा था तो साउथ इसके फेस की तरफ होगा, ये साउथ को अट्रैक्ट करना चाहेगा कि नीचे ना गिरे। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन नीचे आते समय ये इसको रिपेल कर रहा है, मत आओ मत आओ मत आओ, तो एक्सेलरेशन जी से कम होगा। जब नीचे जा रहा है तो भी फ्री फॉल नहीं होने दे रहा, अट्रैक्ट करेगा, दूर जाने पर अट्रैक्ट करता है, यहाँ भी एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा। तो नीचे गिरे चाहे ऊपर गिरे एक्सेलरेशन जी से कम होगा। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो दिखेगा, साउथ दिखा तो क्लॉक, नॉर्थ दिखा तो एंटी क्लॉक। अगर तुम यहां से देख रहे हो तो जब मैग्नेट आ रहा था तो उसको नॉर्थ दिखा, मतलब एंटी क्लॉक, जब मैग्नेट नीचे चला जाएगा तो इसको साउथ दिखेगा। कितना आसान है देख। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन ऐसा कर देता है कि मैग्नेट अगर ए से गिर रहा है और नॉन मेटालिक कॉइल लगा हुआ है तो एक्सीलरेशन जी के बराबर होगा, नॉट मेटालिक कॉइल में करंट ही नहीं आएगा। करंट नहीं आएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा तो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा। अगर एक कॉइल बनाया उसमें छोटा सा कट दे दिया तो भी तुम्हारा एक्सीलरेशन जी के बराबर ही होगा। एक्सीलरेशन जी से कम होगा जब कंडक्टिंग कॉइल और कंप्लीट हो तब। बोलो, याद आ गया स्कैम, याद आ गया। दो तुमसे सवाल कराया था, बहुत फन आया था, बहुत मजा आया था, पढ़ा होगा तो एकदम मजा आ रहा होगा। यस सर, याद आ गया। अब देखो फैराडेज लॉ पे सवाल, फैराडेज लॉ पे सवाल कैसा पूछेगा कि मान लो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर बी नॉट कांस्टेंट दिया हुआ है और इसका जो रेडियस है सर्कुलर कॉइल का वो है आर नॉट टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर के साथ रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है, और उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू है कैपिटल आर कॉइल में। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट बताओ, कुछ नहीं करना, इससे आसान सवाल तो मैंने देखा ही नहीं। फैराडेज लॉ में क्या करना है, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई बोलो कितना है सर, फाई तुम्हें पता ही नहीं, अबे फाई ये होता है बी बराबर बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर और एरिया भी बाहर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा बी और एरिया पाई आर स्क्वायर रिंग का। इसका अगर किसी इंस्टेंट पे रेडियस आर है, थ्रो वेरिएबल है, तो आर वेरिएबल है तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर लिखोगे ना किसी भी इंस्टेंट पे, और उस इंस्टेंट पे जो रेडियस होगा लिखो। ओके सर, तो ईएमएफ आपका आ जाएगा फाई की जगह पे रखोगे बी पाई आर स्क्वायर, जहां पे बी कांस्टेंट है, बी बी नॉट के बराबर है, ठीक है, बी नॉट के बराबर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर का तुम्हारा होगा डिफरेंशिएशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आर दिया हुआ कितना, चलो तो आर नॉट टी स्क्वायर है, हाँ, तो जो रेडियस किसी इंस्टेंट पे तुम फ्लक्स लिख रहे थे टी टाइम पे, उसमें टी का रेडियस लिखो, टी टाइम पे रेडियस कितना, आर नॉट टी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो आर नॉट टी स्क्वायर, तो बी नॉट पाई और डिफरेंशिएशन करोगे आर नॉट टी स्क्वायर बाई डी टी, और यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ आएगा बी नॉट पाई आर नॉट, आर बी बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ईएमएफ आ गया। अब ईएमएफ 2 सेकंड में पूछा तो टाइम को 2 रखो, 4 सेकंड में पूछा तो 4 रखो। करंट आ जाएगा आपका ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस, और आपका ईएमएफ है 2 पाई बी नॉट आर नॉट टी बटा आर, ये करंट आ गया, हो गया। देखो कितना आसान सवाल है। अब क्या करें, कई बार बोलेगा रेडियस कांस्टेंट, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो रेडियस कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, रेडियस कांस्टेंट है, मतलब फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया का लूप है जिसका रेडियस आर फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बी नॉट टी, तो इससे पास करने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स होगा बी डॉट ए, बी है तुम्हारा बी नॉट टी, देखो बी क्या है बी नॉट टी, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारा फ्लक्स है, डी फाई बाई डी टी तुम्हारा आ जाएगा ईएमएफ, ईएमएफ में डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा रेडियस कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट है, बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाहर, डी बाई डी टी तुम्हारा आ गया 1, तो ईएमएफ आ जाएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर, करंट आ जाएगा ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस। ये दूसरे टाइप का सवाल। अब इसमें फंक्शन अलग अलग ले लो, लिख लो बी को, लिखो बी नॉट टी स्क्वायर प्लस बी नॉट 5 टी का पावर 5 प्लस 6 टी स्क्वायर, कुछ भी ले ले, हमें तो जो वेरिएबल है उसको टी के साथ डिफरेंशिएट करना है बस। अब मान लो कॉइल लिया जिसका एरिया भी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, एरिया कांस्टेंट,
क्योंकि रेडियस कांस्टेंट होगा, मान लो आर कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। अब इसमें इंड्यूस में पूछा, तो सबसे पहले बात देखो, फ्लक्स होगा तुम्हारा बी मैग्नेटिक फील्ड पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये लिखोगे। अब जैसे घूमेगा तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है एरिया का, तो किसी इंस्टेंट पे मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो ये फ्लक्स हो गया। थीटा को क्या ओमेगा टी लिख सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी, थीटा बराबर, तो थीटा को ओमेगा टी रखोगे, फ्लक्स बराबर बी बी पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा को ओमेगा टी रखेंगे, तो डी फाई बाई डी टी हो जाएगा बी पाई आर स्क्वायर, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी, माइनस आएगा सर जी, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं छोड़ना, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा ईएमएफ। तो ईएमएफ बनेगा बी पाई ओमेगा आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम ईएमएफ पूछे तो ये निकाल देना। सर लेकिन बी ए ओमेगा आया था, तो ए को पाई आर स्क्वायर रखा है, और एक लूप है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एक है तो एक रखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल एन टर्न्स होता, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे फ्लक्स को ईएमएफ को क्या लिख देते, कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देते, एन बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ बनाओगे ईएमएफ का तो सिनुसाइडल बनेगा। एक्चुअल में एसी का यही कंसेप्ट है, एसी करंट, एसी जनरेटर का यही कंसेप्ट है। याद करो वहां पे इसको पाई आर स्क्वायर को बस मैं ए लिख दूं तो एन बी ए ओमेगा, नवाब देख, एन ए बी बी डब्ल्यू नवाब आ जाएगा, एन बी ओमेगा चलना है। अब एन बी ए ओमेगा आया था, याद है सर, आया तो था। मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ भी आया था। हाँ, यही तीन मोटा मोटा वेरिएशन, चार वेरिएशन तुम्हारा फैराडे लॉ के बनेंगे, और यही कराए हैं मैंने। हाँ सर, 3-4 क्वेश्चंस और लैंग्वेज वाले कराए होंगे, बस जेई मेंस के बहुत सारे सवाल कराए थे, तो उसमें सब में यही था। तो करके देख ले, अभी नोट्स खोल के देख ले, तुमको दिखेगा यही चीज। अब है रेल प्रॉब्लम। रेल प्रॉब्लम क्या होता है कि यू शेप के अंदर एक बाउंडेड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसी बाउंडेड रीजन में, और उस पर एल लेंथ के एक रॉड को लेके वी वेलोसिटी से चला लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो मैं इससे फ्लक्स लिखूं, तो ये लेंथ एल और यहां से एंड से एक्स डिस्टेंस पे मान लेते हैं, तो किसी टी टाइम पे फ्लक्स क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया एल इंटू एक्स, एरिया आ जाएगा एल इंटू एक्स, क्या ये आएगा, यही आपका फ्लक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब फैराडे लॉ कहता है कि ईएमएफ इज नथिंग बट डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ की बात कर रहा हूं, तो इसमें जो ईएमएफ आएगा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, बी एल एक्स, पता मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, नहीं, एल चेंज हो रहा है, रॉड का लेंथ नहीं, क्या ये एक्स चेंज हो रहा है जैसे से आगे जाएगा, हाँ, तो बी एल तुम्हारा मैं चाहूं तो बाहर रख सकता हूं, बी एल कौन, अरे फाई के जगह पे ले भाई, छोड़, डी फाई के जगह पे क्या रखेगा, बी एल एक्स बाई डी टी। अब बता कॉन्स्टेंट क्या निकलेगा, सर बी एल कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और अंदर बचेगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब मुझे बताओ रेट ऑफ चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टाइम, वेलोसिटी, यही तो डिस्प्लेसमेंट, इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है। तो ईएमएफ इंड्यूस जो आ गया वो आ गया तेरा बी एल बी, इसी को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। रेल प्रॉब्लम, रेल प्रॉब्लम में मोशनल ईएमएफ यही आता है। अब इसमें तुमसे करंट पूछे तो करंट भग से निकाल लो, बी एल वी बटा रेसिस्टेंस, मान लो यहाँ पे रेसिस्टेंस कैपिटल आ रहे तो स्लूप में जो करंट बहेगा, करंट की डायरेक्शन बताओ, तो देखो जैसे से आगे बढ़ रहा है तो डॉट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डॉट डॉट, अभी तो ये बाउंडेड रीजन है, ये तो ओपन है, तो बाउंडेड रीजन में डॉट अभी इतना है, जब यहाँ पहुंचेगा डॉट बढ़ेगा, डॉट बढ़ेगा, डॉट बढ़ने से अपोज कैसे करेगा, क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करा के, तो ये करंट होगा क्लॉकवाइज। तो रेल प्रॉब्लम में देखो क्या क्या पूछ सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ऐसे 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 करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ सर करंट भी समझ में आ गया। अब तुमको ये अगर करंट समझ में आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, करंट समझ में आ गया। अब देखो उस करंट कैरिंग वायर हो गया, बन गया वो, उसको आप करंट कैरिंग वायर मान सकते हैं। वो करंट कैरिंग वायर ऐसे है जिसमें करंट ऐसे चल रहा है, तो उस पर तो फोर्स लगता है सर, बिल लगता है बी आई एल। तो मान लो कि लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी, लेंथ एल, और आई की वैल्यू क्या है, बी एल वी बाई आर, इसको लिख सकते हैं बी एल वी बाई आर। तो बताओ तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, बी और बी स्क्वायर, एल और एल, एल स्क्वायर इंटू वी बाई आर, ये आ गया फोर्स, आ गया फोर्स, फोर्स आ गया आपका, फोर्स आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये आपका वायर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स आ गया। हाँ सर, तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ बीएलबी, इंड्यूस करंट बीएलबी बाई आर, मैग्नेटिक फोर्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। ठीक है, अब मान लो कि मैं चाहता हूं कि ये कांस्टेंट फोर्सेज, देखो इस पर, अच्छा फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ होगी, देख लो ये करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड आगे, इधर इधर लगेगा,
तो इस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। मैं चाहता हूं कि कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाऊंगा, तो जितना मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, तो नेट फोर्स उस पर जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाते रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स पावर डिलीवर कितना करेगा, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स so that it moves with constant velocity, moves with constant velocity, so that it moves with constant velocity। मैं इस पर कितना पावर डिलीवर कर रहा हूं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलते रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पावर डिलीवर आप लिखेंगे P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, और एफ आया था आपका बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर इंटू वी, और वी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर इज योर करेक्ट आंसर। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर इज योर करेक्ट आंसर। बताइए, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर इज योर करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आई ये बात? हाँ सर आया। अब यहाँ पे इस चीज को देखते हुए एक साइंटिस्ट था हॉल नाम का, जिसने बोला कि यार इसमें पूरे एनालिसिस में सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो लूप का और रेल का कोई मतलब नहीं है। अकेला रॉड चल रहा होता तो उसमें भी इंड्यूस वीएलवी आता। तो लोगों ने पूछा कैसे आ जाएगा यार, आपने तो पहले फ्लक्स लिखा है। हाँ पहले फ्लक्स लिखा है, फ्लक्स के लिए एरिया चाहिए, हाँ एरिया चाहिए। बिना एरिया के इंड्यूस ईएमएफ कैसे लिखिए? तो बिना एरिया का इंड्यूस ईएमएफ कैसे लिखोगे, सॉरी, जब बिना एरिया का इंड्यूस ईएमएफ लिखोगे नहीं, बिना एरिया का फ्लक्स लिखोगे नहीं, तो फ्लक्स नहीं लिखोगे तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे आएगा? ऐसे सोचो कि हमने लिया एक लूप, रेल पर रॉड बना के एक लिया लूप, तो लूप से हम फ्लक्स लिख सकते हैं और फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, हॉल कहता है कि बिना लूप लिए, बिना फ्लक्स लिए डायरेक्टली ईएमएफ आ जाएगा, जो कि असंभव है फैराडे के ऊपर। लेकिन हॉल बोला कि ठीक है, ये बीएलवी में बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल रॉड का लेंथ और वी वेलोसिटी है, तो इसमें आपका कहीं से भी लूप की प्रॉपर्टी तो आ ही नहीं रही है। इसमें तो रॉड और फील्ड की प्रॉपर्टी, रॉड का लेंथ एल, रॉड की वेलोसिटी वी और मैग्नेटिक फील्ड। ये तो रॉड जो एल लेंथ का वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, तो इतना ईएमएफ आना चाहिए। एक चीज और, इन सब के बियॉन्ड, इन दोनों में ना, इन लड़ाई को छोड़ो, तो एक चीज तुम्हें ये और समझ में आनी चाहिए अच्छे से, कि भले ही हॉल मोशनल ईएमएफ ले आया था, लेकिन करंट नहीं ला पाएगा, क्योंकि जब वायर अकेला चलेगा तो उसके दोनों एंड के क्रॉस मोशनल ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस वीएल भी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये तो लूप से तो कनेक्टेड नहीं है, तो करंट कितना इंड्यूस होगा, जीरो। ये भी पूछ लेते हैं। यहां पे करंट क्यों बहा? क्योंकि कम से कम ये क्लोज लूप तो दे रहा था, सर्किट तो दे रहा था। अच्छा, हाँ, भले ही बाद में हॉल इफेक्ट कहता है, हॉल इफेक्ट कहता है कि देखो होगा क्या, कि ये मैंने वायर लिया कंडक्टिंग वायर, अब कंडक्टिंग वायर जैसे ही v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल चलता है तो उस पर फोर्स लगता है। अब ये कंडक्टिंग वायर है तो उस पर इलेक्ट्रॉन है, तो रॉड वी वेलोसिटी जा रही थी, इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी जा रही है, इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से आगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इस पे फोर्स नीचे लगना चाहिए, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। तो एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्युमुलेट हो जाएंगे, लगातार भाग नहीं रहे होंगे, एक्युमुलेट हो जाएंगे, इसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है। तो तुम लिख भी सकते हैं यहां से, जो फोर्स लगा था क्यू वी भी लगा था, और थोड़ी देर बाद अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी चलने की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा था क्यू भी। तो पहले तो ये चार्ज सेपरेट नहीं थे, एक्युमुलेटेड नहीं थे, तो ये नहीं होगा। ये जब नहीं होगा तो तुम्हारा सिंपल इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चार्ज एक्युमुलेट होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे। कहां से इलेक्ट्रॉन आया? रॉड का इलेक्ट्रॉन आया। तो रॉड के इलेक्ट्रॉन जब सेपरेट होकर ऊपर नीचे एक्युमुलेट हो जाएंगे, तो इसके एक्युमुलेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने लगेगा। तो एट इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी जहां पे क्यू वी बी क्यू ई से बैलेंस हो जाए, क्यू से क्यू कैंसिल, वी बी बराबर आपका ई आ जाएगा। ये वी बी है, और ई यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस बटा लेंथ बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी वी बटा एल, एल को इधर ले आओ, वी बी एल, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी बी। चलो, तो रॉड का जो मोशनल ईएमएफ होता है, एक्चुअली उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आपने लिखा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो रॉड का मोशनल ईएमएफ होता है, क्या होता है? मोशनल ईएमएफ होता है, वो होता है वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डॉट एल वेक्टर।
और ये नॉन जीरो तभी रिजल्ट आएगा जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मतलब आप ये लिखो या आप डायरेक्टली इससे ये समझो, डायरेक्टली आपसे ये समझो कि इमोशनल ईएमएफ जो आता है वो आता है V परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू L परपेंडिकुलर टू V। मतलब तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे किससे? एक दूसरे से। V परपेंडिकुलर टू B, B परपेंडिकुलर टू L, L परपेंडिकुलर टू B, म्यूचुअली परपेंडिकुलर चलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अब देखो यहां पर इन दोनों में, इन तीनों में कोई भी दो पैरेलल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। कोई भी दो पैरेलल हो गया, इसको प्रूव भी कर सकते हो। जैसे मान लो वेलोसिटी तुम्हारा आई में है और मैग्नेटिक फील्ड जे में है, लेकिन तेरा लेंथ आई में है, तो यहाँ पे पुट कर आई जे के यहाँ पे इसमें, और करके देखिए जीरो आ जाएगा। करके देख वेलोसिटी मैंने आई में माना था, आई, और बी तेरा जे में, तो बी क्रॉस जे डॉट एल एल आई में, तो आई क्रॉस जे क्या आएगा? के, और के डॉट आई क्या होता है? जीरो। आई डॉट आई होता है ना, के डॉट आई तो जीरो हो जाएगा। प्रूफ हो गया। तो तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, कोई भी दो पैरेलल हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तुम्हारी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, और ये रॉड एक्स एक्सिस में जा रहा है, इसका वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा जीरो। यहां देखो ये रॉड है, हाँ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा जीरो। यहां पे ये रॉड है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, इंड्यूस ईएमएफ आएगा जीरो। तीनों डिफरेंट केस है, सेम केस नहीं है, लेकिन तीनों में इंड्यूस ईएमएफ जीरो है। देखो इंड्यूस ईएमएफ पता है कब आता है? जब तेरा लेंथ y में, वेलोसिटी x में, और मैग्नेटिक फील्ड कहीं z में होता है, तब तेरा इंड्यूस ईएमएफ पूरा बढ़िया आएगा BVL। अगर दोनों तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गया, तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गया, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हो जाती जीरो। तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हो जाती जीरो। यही आपने पढ़ा था हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट। अब इसमें एल इफेक्टिव के कंसेप्ट से भी हम देखते हैं। एल इफेक्टिव के कंसेप्ट से देखने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये तुम्हारा रॉड है, ये तुम्हारा रॉड है, और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा है बाहर की तरफ, किधर? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। चलो एक बढ़िया सवाल करा, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड है बीजे कैप, और वेलोसिटी है v नॉट आई कैप, और एक्स वाई प्लेन में रॉड रखा हुआ है, और ये रॉड एक्स वाई प्लेन में एंड ए बी ऐसे चल रहा है। अब इसमें इंड्यूस ईएमएफ बताओ तो कितना होगा? सोचो, इंड्यूस ईएमएफ सोचो। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, हाँ, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और ये भी कहीं बीच में इधर रखता है, इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा पता है? जीरो है। तो कैसे जीरो आएगा? देखो सबसे पहले तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी परपेंडिकुलर टू वी परपेंडिकुलर टू एल इफेक्टिव। अब जब टेढ़ा मेरा लेंथ हो तो एल इफेक्टिव लेंगे, और एल इफेक्टिव भी परपेंडिकुलर होना चाहिए बाकी दोनों। मतलब तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे रॉड है, हाँ, तो सबसे पहले एल इफेक्टिव डिफाइन करेंगे, तो इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट को मिला दो, एल इफेक्टिव आ गया। एल इफेक्टिव मेरा लेंथ एल मिल गया, स्ट्रेट लाइन, हाँ। अब इस एल इफेक्टिव को एक्स वाई प्लेन में आप देख पा रहे हो, इसका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल और वाई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा जीरो। बोलो मजा आया कि नहीं? अरे हाँ, मान लो एल इफेक्टिव तुम्हारा एक्स वाई प्लेन के बीच में, तो इसका एक्स कंपोनेंट आएगा और कुछ वाई आएगा। एक्स तुम्हारा वेलोसिटी के पैरेलल, वाई मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, खत्म। बताओ मजा आया कि नहीं? अब इसी में हमने वो रिंग विंग वाला सवाल जो नीट में आता है वो कराया। जैसे ये है हाफ रिंग, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपकी गधों की तरफ है, और ये हाफ रिंग है, और ये ऐसे गिर रहा है, तो इसमें इंड्यूस में बताइए। तो इंड्यूस में निकालने के लिए ए से बी को डायरेक्टली मिलाओगे, ये एल इफेक्टिव आ जाएगा आपका डायमीटर 2r के बराबर, क्योंकि डायरेक्टली आप यहां से यहां तक मिला दोगे 2r, और इसको आपने ऐसे छोड़ दिया, तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा आपका बी वी इंटू 2r। अब देखो ये वेलोसिटी वाई में, लेंथ एक्स में, और मैग्नेटिक फील्ड जेड में, ये आएगा। अब इसमें देखोगे तो यहां से ए से बी तक जो आप एल इफेक्टिव लोगे, वो एल इफेक्टिव आपका वेलोसिटी के पैरेलल आ गया, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि एल इफेक्टिव पैरेलल है। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बाहर ले लिया गधों की तरफ, जेड एक्सिस में, तो अब कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये एल है, तो इस रॉड का स्ट्रेट है सीधा एल लेंथ है, इस एल का दो कंपोनेंट होगा, एक आगे थीटा एंगल दिया हुआ है तो एल कॉस थीटा, और एक इधर एल साइन थीटा। अब बताओ एल साइन थीटा क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, तो ये वाला तुम्हारा वेलोसिटी के पैरेलल है, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा बी वी एल साइन थीटा,
बी वी एल साइन थीटा, बताओ यस और नो। बी वी एल साइन थीटा, बोलो बी वी एल साइन थीटा सही है सर? बी वी एल साइन थीटा एकदम सही है, एकदम सही है गुरुजी, एकदम सही है। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो ये करंट कैरिंग वायर है। अब इस करंट कैरिंग वायर में ये तुम्हारा एक रॉड है जो वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, इसमें इंड्यूस में बताओ जीरो होगा, बोलो क्यों? क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। यहाँ पे लेंथ और वेलोसिटी फिर पैरेलल है, जीरो होगा। यहाँ पे ये लेंथ है, हाँ ये लेंथ है आपका एल, एल वाई में, वेलोसिटी एक्स में, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रॉस होता है अंदर की तरफ। मान लो ए डिस्टेंस पर है तो ये आएगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस ईएमएफ इसी इंस्टेंट पर हो जाएगा, इसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है, थोड़ा आगे चलने पर डिस्टेंस बदलेगा ना, इसी इंस्टेंट पर ईएमएफ होगा बीवीएल, मतलब म्यू नॉट आई बटा 2 पाई ए वी इंटू इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन किधर देखोगे? इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन किधर? हायर पोटेंशियल पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या लिखो, कैसे निकालोगे? तो प्लेस योर फोर फिंगर along velocity, slap magnetic field, thumb will represent direction of higher potential, डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल, थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल। तुम्हारा थंब बड़े प्यार से हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन बता, थंब बड़े प्यार से हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन बता दे। अब इसमें देखो ये डिस्टेंस आपका ए, हाँ, और यहां से ये पूरा डिस्टेंस है, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगा, तो कहीं एक्स पर जाके इस छोटे से विड्थ में छोटा सा मैग्नेटिक ईएमएफ डिफाइन करोगे, डी ई बराबर बी एक्स डिस्टेंस पर, उसकी वेलोसिटी वी और लेंथ डी एक्स, एक्स लेंथ एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी वाई में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सही है। तो डी बराबर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखोगे म्यू नॉट आई बटा 2 पाई एक्स, यहां से एक्स डिस्टेंस इंटू वी इंटू डी एक्स, आपका कॉन्स्टेंट है म्यू नॉट आई वी बटा 2 पाई, ये हो जाएगा log x 1/x का इंटीग्रेशन, ये आ गया थोड़ा टोटल ईएमएफ। लिमिट पुट कर दोगे, x की सबसे छोटी वैल्यू a और सबसे बड़ी वैल्यू a प्लस है, a से a प्लस l, ये इंड्यूस ईएमएफ। बताओ इतने डिटेल में इंटीग्रेशन वाले भी सवाल कराते हुए आपको चल रहा है। अब मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कांस्टेंट है, यहां से एक लूप ऐसे पैरेलल चल रहा है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा, बोलो क्यों? बोलो क्यों? तो देखो ढंग से देखोगे बड़े प्यार से समझोगे, तो मान लो ये साइड लेंथ है और ये है बी, तो ये तो वेलोसिटी के पैरेलल है, हाँ, और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, देखो वेलोसिटी ऊपर है, ये ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा इस रॉड में, और वो वही इंटीग्रेट करके यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर इसमें जीरो होगा और इसमें इंटीग्रेट करके आएगा। इसमें डायरेक्शन तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ का कैसा होगा? वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो ऐसा, और इसमें भी ऐसा होगा, एक लूप में चलो, टोटल लूप में इंड्यूस ईएमएफ जीरो आ जाए, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा कि नहीं? आएगा, लेकिन टोटल क्लोज लूप में जीरो हो जाए। अच्छा इसमें देखो गुरु, तो ए से बी तक जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वो लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है। इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कुछ आएगा सी में, सी से डी में इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा, डी से ए में आएगा। अब मान लो ये ए डिस्टेंस पर है और इसका साइड लेंथ है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जीरो नहीं आएगा, तो एक तो नहीं आएगा लेंथ के अकॉर्डिंग भी, फैराडे के अकॉर्डिंग भी। जैसे मान लो इस क्लोज लूप को मैं दूर लेके जाऊं, तो फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ आना चाहिए दूर जाने पर, और ये पैरेलल जाने में फ्लक्स कांस्टेंट है, तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आना चाहिए। तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ क्लोज लूप में चलो ना, जैसे तुम यहाँ से चलोगे तो हाई से लो घटाओगे और लो से हाई जोड़ोगे जीरो, क्लोज लूप में तो जीरो आ रहा है। अब यहां पर ध्यान सुनना, इसमें दो बैटरी बनेगी और दोनों बैटरी का ईएमएफ सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? एक बैटरी बनेगी इसमें ऐसे, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे, और एक बैटरी बनेगी यहाँ पे ऐसे, ऊपर ही हाई बनेगी, इसमें ऊपर हाई। भाई ये रॉड कहां जा रहा है? आगे। ये रॉड कहां जा रहा है? आगे। तो इस पूरे लूप को मैंने 4 रॉड माना, इस रॉड में ईएमएफ जीरो, बोलो क्यों? क्योंकि लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, क्योंकि लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, ये लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, ये लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है। इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा आपका बीएलवी, इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा बीएलवी। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ए डिस्टेंस पर बी1 लोगे और यहां ए प्लस एल डिस्टेंस पर बी2 लोगे, तो बी1 बी2 का फर्क आएगा। और क्लोज लूप में चलोगे, यहां से चलो यहां से यहां चलोगे तो घटाओगे, तो नेक्स्ट इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा E1 माइनस E2, ये आपका E1 और ये आपका E2। इसमें V और L तो कॉमन है, मैग्नेटिक फील्ड का ही सब्ट्रैक्शन आपका है। करके देख लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल हो जाएगा। रोटेशनल ईएमएफ क्या कहता है भाई? तो रोटेशनल ईएमएफ बड़ी आसान सी बात कहता है कि मान लो कि एक रॉड हिंज हो जाए और ऐसे घूमे ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो हिंज पॉइंट के अबाउट जो इस पूरे रॉड में इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो आएगा हाफ बी ओमेगा
एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, नहीं ओमेगा स्क्वायर एल। सर आप कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं रटता नहीं हूँ चीज़ों, याद नहीं रखता हूँ, लेकिन अब तो मुझे दिक्कत हो गई। अब मैं क्या करूँ? तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो ये कुछ आएगा ओमेगा एक्स एक्स स्क्वायर, हाँ ये आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ऐसा है। अब करके देखते हैं, देखो ध्यान से सुनो, जब ये पूरा रॉड ऐसे घूमेगा तो हर रॉड का एंगुलर स्पीड सेम है, लेकिन हर रॉड का लीनियर स्पीड सेम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पर जाएंगे और छोटा सा dx मोटाई का विड्थ काटेंगे, उसकी वेलोसिटी होगी v बराबर ओमेगा एक्स। अब इस छोटे से विड्थ में छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ आएगा, d इज इक्वल टू होगा इसकी वेलोसिटी bvl, मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा b है, यहाँ पे वेलोसिटी है ओमेगा एक्स, और ये लेंथ तुम्हारा है छोटा सा dx, ये आएगा छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ। अब डी इंड्यूस का इंटीग्रेशन कर दो तो बी बाहर ओमेगा बाहर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, टोटल इंड्यूस ईएमएफ बराबर बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर। एक्स की लिमिट रखेंगे 0 से एल तक, रॉड की लेंथ एल है तो 0 से एल तक, तो ये हो जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। लो भाई हो गया। और अगर कोई टेढ़ा रॉड घूम रहा हो हिंज पॉइंट के अबाउट तो उसका एल इफेक्टिव लोगे, जैसे इसका रेडियस मान लो आर है, टेढ़ा रॉड हो तो एल इफेक्टिव लेंगे, तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है आपका हाफ बी ओमेगा एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। इसका एल इफेक्टिव तुम्हारा दोनों एंड के बीच में सीधा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 2r आ जाएगा, तो यह जाएगा हाफ बी ओमेगा इंटू 2r का होल स्क्वायर, तो 2b, 2 दूना 4, 4 बटा 2, 2b ओमेगा आर स्क्वायर, ये इंड्यूस है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मान लो बेटा एक रॉड हमने लिया, बिल्कुल इसको यहां से हिंज किया, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दिया, ये पॉइंट है ए, ये बी और ये सी, इंड्यूस में बीसी के बीच में बताओ क्या होगा? तो बी और सी दोनों फ्री है, दोनों एंड जब फ्री होता है तो इंड्यूस ईएमएफ लिखने का तरीका होता है कि आप पूरे रॉड का निकाल ले ए से सी तक, इंड्यूस ईएमएफ प्लस इंड्यूस ईएमएफ। आप क्या करें, आप निकाल ले, आप निकाल ले, आप निकाल ले, आप निकाल ले पूरे एसी का, पूरे एसी का, उसमें से ए बी का माइनस कर दें, या ऐसे ऐसे लिखे पूरे एसी का, यहां से यहां तक पूरे एसी का, ए बी और बीसी के सम के बराबर। अब तुम्हारा बीसी चाहिए, तो ईएमएफ बीसी, ईएमएफ बीसी ये होगा ईएमएफ एसी माइनस ईएमएफ एबी। ईएमएफ एसी बोलो क्या है, ए से सी तक हो जाएगा आपका हाफ बी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एबी, एबी का लेंथ हो जाएगा आपका आधा क्योंकि टोटल लेंथ है आपका एल, तो ये हो जाएगा हाफ बी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4। एल स्क्वायर 4 क्यों? क्योंकि एल बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ढंग से देखोगे तो हाफ बाहर, बी बाहर, ओमेगा स्क्वायर बाहर, एल स्क्वायर बाहर, ये 1 माइनस 1 बाई 4 आ जाएगा, 4 ही तो नीचे में एक्स्ट्रा है, तो इसका एलसीएम लोगे 4, 4 में से एक जाएगा 3, 3 बटा 4, 4 दूना 8, जाएगा 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। एक और तरीका मेरे अभी अभी करते करते मुझे दिमाग में आया कि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ फॉर्मूला, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ फॉर्मूला। पता है डायरेक्ट कैसे लिखूंगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एल इनिशियल का होल स्क्वायर, डायरेक्ट ये लगा दो, हर जगह चलेगा। अब तुम्हें कोई भी हिंज पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं। पर आपने तो कुछ और बताया था, रोलिंग मोशन भी, हाँ वो भी बताया था, ये भी सही है। फिर ये कैसे आया? इंटीग्रेशन से, जैसा पहले आया था, उसमें हमने इनिशियल लिमिट क्या रखी थी 0। अब मान लो कि तुम्हें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चाहिए, तो सबसे पहले तुम जाओगे x डिस्टेंस पर, ये dx मोटाई लिखोगे, और फिर उस x का इंटीग्रेशन यहाँ पे l इनिशियल से l फाइनल तक करोगे, तो इसके बीच का आ जाएगा। पहले तुम यहां से यहां कर रहे थे, लगा लो फॉर्मूला, चलो लगा लो फॉर्मूला, लगा लो। तो पूरे रॉड का लो, पूरे रॉड का लो, तो पूरे रॉड में फाइनल तुम्हारा एल लेंथ का रॉड है, इनिशियल एल 0, तो लिखो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 0, यही आएगा। पहले आधे रॉड का लिखो, तो फाइनल एल बाई 2, इनिशियल 0, तो एल बाई 2 का स्क्वायर, एल स्क्वायर 4, 4 दूना 8 ही आएगा, देखो। और सर उस आधा का लिखो, तो ईएमएफ तुम्हारा हो जाएगा बीसी का, बीसी का हो जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस बीसी का ना, तो फाइनल एल इनिशियल एल बाई 2, एल बाई 2 का होल स्क्वायर, देखो यही तो आ गया, तो कोई टेंशन नहीं है। अब तो ये तो बड़ा आसान हो गया, मान लो ऐसा एक रॉड है और यहां से हिंज किया है, ये टोटल रॉड का लेंथ है 12 मीटर का, तुमसे बोल रहा है ए और बी, ये है यहाँ से 4 मीटर और ये है यहाँ से 3 मीटर, तो ए बी के बीच इंड्यूस ईएमएफ बताओ। तो ए बी के बीच में इंड्यूस ईएमएफ होगा, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो हाफ, तो फॉर्मूले का हाफ बी ओमेगा इंटू यहाँ का फाइनल लेंथ बताओ कितना होगा, 12 में से 3 जाएगा 9,
का होल स्क्वायर माइनस ए का बोलो तो फाइनली 4 है, 4 का होल स्क्वायर आंसर। बताओ एकदम झमाझम हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बता दो। अब इसी में ऐसा ही बोलेगा कि मान लो यहाँ हिंज पॉइंट है, लगाओगे हिंज पॉइंट के अबाउट, यहाँ हिंज पॉइंट ऐसे घूम रहा है, तो इसमें जो बैटरी बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो अगर ओमेगा इधर है तो ये ऊपर हिस्सा जा रहा है, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो इसका बैटरी ऐसा बनेगा और इसका भी बैटरी तुम्हारा ऐसा बनेगा, है ना, इसी तरफ आई, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, ये ऐसे घूम रहा है तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, तो वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो बैटरी का पोटेंशियल हायर इधर बना, सॉरी इधर बने, ऐसा बने, ये बने। और मिरर से हिंज किया, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या हो जाएगा, 0। इसमें पूरा ए और बी के बीच में 2 बैटरी बनेंगे और चल के जाओगे तो एक बार ऐड होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट। डिस्क डिस्क अगर हमेशा घूम रहा है तो क्या होगा, तो इसका इफेक्टिव लेंथ आप यहाँ पे आर लेंगे और सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो आता है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ले भाई हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, दैट्स इट। अब है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी भी रीजन में अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बिल्कुल अलग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, बिल्कुल अलग होता है। एक तो होता है असली वाला इलेक्ट्रोस्टैट में जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो है ड्यू टू रेस्ट चार्ज, और रेस्ट चार्ज की वजह से आता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, सुनिएगा ध्यान से। तो दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, असली इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं, वो रेस्ट चार्ज की वजह से आता है, वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, उसमें एक क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस 0 आता है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डेफिनेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डज नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप, वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता। आप क्लोज लूप बनाएगा तो पूरे क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं हो पाएगा। इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन इन क्लोज पाथ 0 होता है, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0। नकली जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से आता है, जो किससे आता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं नकली, जो ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुमसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलना गलत है, ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल स्लोप में 0 नहीं होता, क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर होता है। तो ई डॉट डीएल बराबर डेल्टा वी, डेल्टा फी को डी फाइव बाई डी टी कहते हैं, सिंपल सी बात है। ये आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ फ्लक्स किसका लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम वेरिंग होता है तो उसके फ्लक्स से जो चेंज होता है, डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाइव बाई डी टी विथ नेगेटिव साइन इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डीएल, जहां भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, क्लोज लूप में इसका वर्क डन 0 नहीं होता है, ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, ये हमेशा क्लोज लूप ही बनाता है, ये हमेशा क्लोज लूप ही बनाता है। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन, भाई साहब पूरा डेरिवेशन के साथ कराया मैंने, भाई लेंज लॉ के तो सारे सवाल करा दिए, फैराडे के सारे वेरिएशन करा दिए, फ्लक्स के क्वेश्चंस कराए मैंने, मोशनल वेव का डेरिवेशन कराया है। देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस रीजन में कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वैरी है, मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर बोल देता हूँ, ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इससे बाहर प्रेजेंट नहीं है। अब मुझे इसके अंदर कहीं स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे जाके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे क्लोज लूप बनाओ, इमेजिनरी क्लोज लूप, और इस लूप में एक छोटा सा डीएल लेंथ लो, इस पूरे लूप से, इस सेंटर से, ये पूरा लूप का डिस्टेंस सिमेट्रिक सर्कमफ्रेंस पर है, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे पूरा लूप बनेगा, इससे पास करने वाला फ्लक्स बोलो सर, इससे पास करने वाला फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर, ये तो आएगा। अब लिखो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल, देखो ई डॉट डीएल डीवी होता है, तो ई डॉट डीएल डीवी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं डी फाइव डी टी, साइन को इग्नोर करो भी, हमसे मैग्नीट्यूड निकाले, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे सर, यहाँ पे, जो ये डीएल एलिमेंट लिया वो ये डीएल एलिमेंट है, इज इक्वल टू फाई है बी पाई आर स्क्वायर, तो बी पाई आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी, यही हो जाएगा फ्लक्स। अब बताओ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 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 इस पूरे सर्कमफ्रेंस पे सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हर जगह सेम ही होगा, हाँ सर हर जगह स्मॉल आर डिस्टेंस पे सेम होगा, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और डीएल का क्लोज पूरे लूप में इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू बी बाहर पाई बाहर, नहीं सॉरी यहां से आपका ई इंड्यूस्ड बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर, तो ई इंड्यूस्ड इंटू 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर बाहर इंटू डी बाई डी टी। रेडियस इसका थोड़ी ना वेरिएबल है, ये तो फिक्स है, वेरिएबल क्या मैग्नेटिक फील्ड,
अब यहाँ पे ई इंड्यूस्ड इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल करो और आर से आर स्क्वायर कैंसिल करो, बता रहा है एकदम। ई इंड्यूस्ड इंटू 2 बराबर आर इंटू समथिंग, तो आर बटा 2, तो ई इंड्यूस हो जाएगा बेटा आर बटा 2 इंटू डी बी बाई डी टी। ये तुम्हारा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अंदर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस के साथ देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब तक मैं सरफेस पे नहीं चला जाऊंगा तब तक यही फॉर्मूला वैलिड है, खत्म। और बाहर में कहीं ड्राइव करोगे तो ये तुम्हारा है मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा है मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यहां से कैपिटल आर डिस्टेंस पे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो कैपिटल आर डिस्टेंस तक है ना। अच्छा, इसमें कैपिटल आर जैसी कोई चीज आई भी नहीं है, कैपिटल आर जैसी चीज आई है नहीं आई है, तो बिल्कुल नहीं होता कैपिटल आर जैसी चीज, सिंपल स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो यहाँ देखो, और यहाँ से सेंटर से बाहर में स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे एक डीएल एलिमेंट लो, और इस डीएल एलिमेंट के हर जगह पे तुम्हारा फील्ड उतना ही होगा, तो ई इंड्यूस्ड बाहर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और इसी पूरे लूप से फ्लक्स लिखो। तो इस पूरे लूप से फ्लक्स लिखोगे तो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड बी पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई डी टी। कैपिटल आर स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि भले ही मैं इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लक्स लिख रहा हूँ, लेकिन इस पूरे में से मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने ही में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका ई इंड्यूस्ड डीएल, डीएल हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि ये डीएल लिया है स्मॉल आर रेडियस का, तो पूरा हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाहर इंटू डी बी बाई जी टी। तो ई इंड्यूस्ड आ जाएगा आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटा 2 पाई आर इंटू डी बी बाई डी टी। चाहता तो मैं 15 मिनट में रिवीजन करा सकता था कि नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला लिखता डायरेक्ट लास्ट वाला, लेकिन मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन के साथ पूरा डिराइव करा दिया। अब जनरली तुम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस तक, बाद में देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह का तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। बताओ मजा आया कि नहीं है। नेक्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? तो एक हमने मान लो सॉलिनॉइड लिया, इस सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, इस सॉलिनॉइड का लेंथ है देखो एल, देखो ये लेंथ है, लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और एक यूनिट लेंथ में नंबर टर्न्स है स्मॉल एन, जिसको हम कहेंगे टोटल टर्न्स बाई टोटल लेंथ, टोटल टर्न्स बाई टोटल लेंथ, ये हो जाएगा। अब इससे पास करने वाला फ्लक्स कितना हो, तो इससे पास करने वाला अगर फ्लक्स लिखूं तो फ्लक्स होता है सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा, हाँ, इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया क्या है इसका ए है, और टोटल टर्न्स अगर तुम्हारा कैपिटल एन तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा फ्लक्स आ गया म्यू नॉट स्मॉल एन ए, कैपिटल एन को यहां से लिख सकते हैं, कैपिटल एन को लिख सकते हैं टोटल टर्न्स, एक यूनिट लेंथ में टर्न्स स्मॉल एन है तो एल लेंथ में एनएल होगा, तो एनएल इंटू आई, तो फाई इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई, अगर सही लिखा है। इसी फाई में ध्यान से देखिए तो करंट तुम्हारा एक्सटर्नल पैरामीटर है, करंट बाहर से आ रहा है, ये सारा कुछ तो सॉलिनॉइड की प्रॉपर्टी है, म्यू नॉट अंदर की मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स का होल स्क्वायर, ये एरिया इनटू लेंथ, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, इसको कहते हैं हम इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, इसको नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो फाई बराबर होता है एल आई, जहां पे एल की वैल्यू है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, जहां पे सेल्फ इंडक्टेंस ए एल स्मॉल एल है, जहां पे सेल्फ इंडक्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है अगर नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट ना हो तो। लेकिन यहीं पे अगर मैं एन को स्मॉल एन को कैपिटल एन बाई एल लिख दे, स्मॉल एन को कैपिटल एन बाई लिख दे, तो यही फॉर्मूला तुम्हारा चमकेगा यहाँ पे कि एल बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन का होल स्क्वायर ए बटा स्मॉल एन। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी आ रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ रहा है, दोनों सही है। कब सही है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल तब सही है जब स्मॉल एन को कांस्टेंट लेंगे, अगर कैपिटल एन को फिक्स रखेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर इसमें से कोई करंट फ्लो जो कर रहा है वो कांस्टेंट है, जो भी करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर तुम्हारा कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, कहां है, कोई कांस्टेंट करंट नहीं लिखा, तो इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। जैसे मान लो सॉलिनॉइड है, इसमें कांस्टेंट करंट जा रहा है, तो इसमें जो बैक ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं वो क्या होगा, जीरो। ये जब करंट वेरी करेगा तो उसको अपोज करने के लिए रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के बराबर ईएमएफ इंड्यूस करता है। जैसे ये फ्लक्स है, फाई बराबर क्या है, एल आई, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो ईएमएफ बराबर हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, एल तो तुम्हारा कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ आएगा जब इससे करंट चेंज होगा, और करंट चेंज होने से क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। देखो करंट चेंज होगा, ये रहा करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स बराबर ईएमएफ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे मान लो करंट ऐसे जा रहा है, देखो ना करंट की डायरेक्शन आगे आगे दी,
अब करंट तुम्हारा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एल डी आई बाई डी टी। सबसे पहले दो बातें हैं कि अगर करंट वेरी होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, अगर करंट वेरी होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, करंट वेरी नहीं होगा इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट तो फ्लक्स कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट तो ईएमएफ नहीं आएगा। अगर करंट वेरी करेगा तो ईएमएफ आएगा। तो दो बातें होंगी कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी है और ईएमएफ की डायरेक्शन कितनी है, यही दो बातें होगी। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है और ईएमएफ की डायरेक्शन कितनी है, यही दो बातें होंगी, ईएमएफ की वैल्यू और ईएमएफ की डायरेक्शन। ठीक है, एक मिनट रुकना बस। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू और ईएमएफ की डायरेक्शन, यही दो बातें होंगी। हाँ सर, यही दो बातें होंगी। तो ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे एल इंटू डी आई बाई डी टी। सिंपल सी बात, हर जगह वही निकलेगी और इसका मैग्नीट्यूड ना होना कि वैल्यू हमने निकाल के रखी है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन बुद्धि से निकालेंगे। सर बुद्धि से कैसे? अब बुद्धि से ऐसे निकालेंगे कि मान लीजिए कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हाँ, और करंट की वैल्यू घट रही है, तो घटते हुए करंट को ये चाहेगा कि करंट घटे, करंट घटेगा तो फ्लक्स घट जाएगा, तो यही चाहेगा करंट घटे, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक बैटरी बनाएगा। मतलब जो कमजोर पड़ता है ना उसको सपोर्ट करता है। अब मान लो ये करंट ऐसे बह रहा है और करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसके अपोजिट में बैटरी बनेगी। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो करंट पीछे जा रही है ना, और घट रही है, तो इसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में बैटरी बनेगा। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, बढ़ रहा है, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी बनेगा। सिंपल सी बात, करंट पीछे और बढ़ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इसकी वैल्यू क्या होगी, एल डी आई बाई डी टी। किसी भी इंस्टेंट पे इंडक्टर का पूरा ये इंटेंट होता है कि फ्लक्स ना बदले, तो अगर करंट घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, तो उसी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करा के करंट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ईएमएफ की जो वैल्यू होगी, चाहे कोई सा भी केस लोगे, ईएमएफ की वैल्यू रहेगी एल डी आई बाई डी टी के बराबर। ईएमएफ की वैल्यू रहेगी एल डी आई बाई डी टी के बराबर। ईएमएफ की वैल्यू रहेगी एल डी आई बाई डी टी के बराबर। डायरेक्शन आप डिसाइड कर लो। किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब फ्लक्स वेलाई कहते हैं। तो L1 I1 बराबर L2 I2। तो इस पे सवाल बनाते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो मैंने सेल्फ इंडक्टेंस को आधा कर दिया, तो अब करंट कितना होगा, डबल हो जाएगा तुरंत। इंस्टेंटेनियसली फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए, इंस्टेंटेनियसली फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए। जैसे सवाल है और आपसे पूछा है कि बताइए कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इस सवाल में सबसे पहले आप देखिए क्या क्या है, एक इंडक्टर है, एक बैटरी है, एक रेसिस्टर है, और करंट है। करंट कहां जा रहा है, आगे की तरफ, और डी आई बाई डी टी तुम्हें 0.2 एम्पियर पर सेकंड दिया। तो अगर तुम्हें करंट घटता हुआ बढ़ता हुआ ना बताए, सीधा डी आई बाई डी टी दे दे, तो कैसे डिसाइड करोगे करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? कैसे डिसाइड करोगे कि करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसे डिसाइड करोगे? सर बड़ा आसान है, अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो करंट बढ़ रहा है, डी आई बाई डी टी निगेटिव है तो करंट घट रहा है। अगर आपका डी आई बाई डी टी पॉजिटिव दिया है तो करंट इंक्रीजिंग होगा, करंट इंक्रीजिंग होगा, और अगर आपका डी आई बाई डी टी निगेटिव है तो करंट डिक्रीजिंग होगा। करंट कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। चलो अब यहां पे तुम क्या करोगे कि करंट तुम्हारा डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो करंट तुम्हारा क्या हो, बढ़ रहा होगा, और करंट अगर बढ़ेगा तो बैटरी करंट के अपोजिट में, सॉरी ये इंड्यूस इंडक्टर करंट के बैटरी में अपोजिट में बैटरी बनाएगा। तो ये तुम्हारा एक इंडक्टर बन जाएगा ऐसा, एक बैटरी बन जाएगा ऐसा, और रेसिस्टर में करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो इधर हायर पोटेंशियल होगा, इधर पोटेंशियल घटेगा। सही लिखना, पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो पीछे जाने पे घटना चाहिए, ऐसा बनेगा। ये तुम्हारा एल डी आई बाई डी टी है, एल की वैल्यू बोलो 2 और डी आई बाई डी टी 0.2, तो ये 0.4 वोल्ट आएगा मात्र डी आई बाई डी टी। अच्छा, ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है एल डी आई बाई डी टी इंडक्टर, वो करंट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर करंट चाहे कितना भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, डी आई बाई डी टी से फर्क पड़ता है, इसमें डी आई बाई डी टी से फर्क पड़ता है। तो चलिए, तो ये तो आ गया तुम्हारा ईएमएफ इंडक्टर का। बैटरी है 5 वोल्ट और ये 4 तिहाई 12, ये 12, तो ए से बी तक चल के जाओ, तुम्हारा डिफरेंस आ जाएगा। तो वी ए और तीनों ही माइनस हो रहा है, तो 5 17.4 हो जाएगा, तब तो तीनों ही माइनस हो रहा है ना, -0.4 -5 -12 इज इक्वल टू वी बी। तीनों ही माइनस हो रहा है, तीनों ही क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। सिंपल सा वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। चार्जिंग ऑफ इंडक्टर में देखो, इंडक्टर क्या करता है कि उससे जो भी, जिस भी इंस्टेंट पर जितना भी करंट पास कर रहा होगा उतना ही बना के रखता है। जैसे मान लो कि हमने लिया एक रेसिस्टेंस और ये लिया हमने इंडक्टर और इसको हमने बैटरी से जोड़ने वाला, तो जैसे तुम बेटा की क्लोज करोगे ना, तो की क्लोज करने से जस्ट पहले इसमें करंट क्या था, 0। तो जस्ट इंस्टेंट तुम की क्लोज करोगे टी इज इक्वल टू 0+, मतलब जस्ट किया है, मतलब मैं 0.1 सेकंड भी नहीं लिख रहा हूँ, 0.001 सेकंड। तो जस्ट की जैसे क्लोज करेंगे, जस्ट की इज क्लोज्ड, की इज क्लोज्ड, जैसे ही मैंने की को क्लोज किया उसी इंस्टेंट पे करंट 0, और करंट 0 तो रेसिस्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, क्योंकि रेसिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप होता है आई आर के बराबर।
ये रेसिस्टर है, ये इंडक्टर है। तो रेसिस्टर के ड्रॉप कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, तो सारा सारा का सारा बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप ई कहाँ गया, इंडक्टर के क्रॉस। इंडक्टर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई के बराबर, जो कि एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। मतलब करंट तो जीरो है, लेकिन रेट ऑफ चेंजिंग करंट है, एंड दैट रेट ऑफ चेंजिंग करंट डी आई बाई डी टी बराबर होगा बैटरी के ईएमएफ बटा एल। बैटरी का, बता मजा आया कि नहीं? हाँ सर। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वी आर बढ़ेगा, वी आर बढ़ेगा तो वी एल घटेगा, सिंपल सी बात है। करंट का इक्वेशन होता है आई बराबर आई नॉट ई का पावर माइनस टी बट टी एल आर, टी बटा एल आर माइनस वन। ये तो टाइम का वैल्यू होता है। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट हो जाता है तुम्हारा एल बाई नहीं, आर सी होता है ना, एल बाई आर होगा, तो नीचे एल ऊपर आर, ऐसा आना चाहिए। ये होता है क्या, जब देखना। अरे आप तो भूल गए। हाँ यार, तो नहीं रहता ना मुझे याद, मैं क्या करूँ, याद रहता ही नहीं मुझे, मैं क्या करूँ। तो सर अब हम कैसे करें, अब तो आप कंफ्यूजन हो गया। बात तो सही है तेरा। चल, एक तरीका है मेरे पास। क्या? डायमेंशन देखो, ई का पावर का 0 होता है। तो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है डायमेंशनली अगर मैं लिखूं, तो एक्सएल बराबर तुम्हारा होता है ओमेगा एसी, याद करो। हाँ हाँ सही है सर। और ये ओम होता है, हाँ, तो आर भी ओम होता है। डायमेंशनली इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। हाँ सर, डायमेंशनली इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, है ना। रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होता है ओमेगा एल ओम, और आर आर ओम होता है। ओमेगा इज इक्वल टू आ गया तेरा आर बाई एल। सिंपल सिंपल सी देखे, एल बाई टी इज इक्वल टू आर, क्योंकि ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाई टी। 2 पाई मैग्नीट्यूड है, हम डायमेंशन लिखेंगे टाइम का, तो 2 पाई बाई टी, तो टी हो गया ये। तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा तेरा, टी हो एल बाई आर। तो टाइम एल बाई आर होता है। टाइम क्या होता है, एल बाई आर। तो यहाँ पे डायमेंशन लेस होने के लिए ऊपर टी है तो नीचे भी टी आना चाहिए, तो नीचे हो जाएगा एल बाई आर, एल बाई आर, आर ऊपर, एकदम सही है। ये करंट का इक्वेशन है, इन चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। इसका ग्राफ बनाओगे तो आई वर्सेस टी का ऐसा ग्राफ बनेगा। फाइनली लास्ट टाइम के बाद ये तुम्हारा फुल चार्ज हो जाएगा। बता, समझ में आया? और जो पीक करंट है फाइनली जब फुल चार्ज होगा एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट तुम्हारा करंट हो जाएगा कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होगा ई बाई आर के बराबर, क्योंकि ये सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा। तो जस्ट कीज क्लोज, इंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर और करंट नहीं जाना देगा। इंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर, ओपन वायर, और करंट फ्लो करने नहीं देगा। करंट फ्लो करने नहीं देगा। इंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर और करंट फ्लो करने नहीं देगा, करंट ही फ्लो करने नहीं देगा। और मैक्सिमम रेसिस्टर के क्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा मैक्सिमम आई आर के बराबर। इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 0। इंडक्टर सिंपल वायर होगा। इंडक्टर बिहेव एज सिंपल वायर, बिहेव एज सिंपल वायर, और उसमें मैक्सिमम एनर्जी तुम्हारी स्टोर हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो देखो एट टी इज इक्वल टू 0 जो इंडक्टर है ओपन वायर बिहेव करता है, ओपन वायर जैसा हो जाता है। और कैपेसिटर सिंपल वायर, कैपेसिटर क्या हो जाता है, सिंपल वायर हो जाता है। वीएल इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है मैक्सिमम एल डी आई बाई डी टी, जो कि बैटरी के बराबर हो। करंट ही 0 होता है इंडक्टर में, तो वी आर हो जाता है 0, वी आर हो जाता है 0। कंफ्यूज मत होना इसमें ना, ये चार्ज मत लिखो। चार्ज में क्यों लिखूंगा, मैं तो बस कैपेसिटर का नेचर लिख दिया तो तुम मेरे सर पे चढ़ोगे। चार्ज लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, रहने दो। तो सी भी मत लिखो, तुम सिंपल सी बात करो, क्योंकि तुम भाई इस एल और सी का बिहेवियर उल्टा है ना, बात खत्म। तो ये याद रखना कि एल टी इज इक्वल टू 0 पे एल ओपन वायर, तो कोई करंट अलाउ नहीं करेगा, करंट 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, करंट 0 हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है, करंट 0 हो। देख, तो इंडक्टर क्या होता है कि उसको अपने स्टेट से बहुत प्यार है। अगर करंट पहले 0 था तो बाद में 0 होगा, तो ये समझ कि करंट 0, और करंट 0 तो वी आर 0 है, बस खत्म। ये इंपॉर्टेंट है। करंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंडक्टर ओपन जैसा बार जैसा बिहेव कर रहा है, और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी तेरा हो जाएगा 0, मैग्नेटिक एनर्जी होगा 0। यहां पर देख, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर तुम्हारा सिंपल वायर हो जाएगा, मतलब उसके क्रॉस कोई रेसिस्टेंस नहीं, सिंपल वायर, मतलब इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0। रेसिस्टर के लॉग मैक्सिमम होगा आई आर, तो आई मैक्सिमम तेरा हो जाएगा, जो कि बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आएगा। जो भी बैटरी का पोटेंशियल है बटा रेजिस्टेंस, ये मैक्सिमम करंट होगा। और उस समय मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी हाफ एल आई स्क्वायर, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। आई करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एनर्जी स्टोर मैंने लिख दिया, एनर्जी स्टोर मैंने लिख दिया। अब सवाल तुमसे पूछेगा कि टी इज इक्वल टू 0 पे एंड स्टेडी स्टेट पे करंट बताओ। तो देखो बेटा, टी इज इक्वल टू 0 पे तुम देखोगे तो इंडक्टर सिंपल वायर होता है, ठीक है, सॉरी ओपन वायर होता है। तो टी इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर ओपन वायर, ये इंडक्टर, इसको टूटा हुआ तार मानो। जैसे इसको टूटा हुआ तार मानोगे तो ये बैटरी, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, और ये टूटा हुआ तार, ऐसा सर्किट बनेगा। ये तुम्हारा 50 वोल्ट की बैटरी, ये तुम्हारा बेटा 10 ओम,
ये तुम्हारा 10 ओम और ये टूटा हुआ तार, यहाँ से करंट जाएगा नहीं, तो जो करंट बहेगा वो इसी में से ऐसे बह के आएगा, तो करंट हो जाएगा तेरा 50/20, 5/2 एम्पियर। और इसमें अगर तुमसे पूछे कि बताओ मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर है, तो 0, क्योंकि वहां से करंट ही नहीं है, बस खत्म। और स्टेडी स्टेट में पूछे तो स्टेडी स्टेट में ये सर्किट बनेगा, ऐसा बनेगा सर्किट। ये सिंपल वायर हो गया, यहां से एक्चुअल में करंट जाएगा, सिंपल वायर ऐसा बिहेव करेगा। अब देखो ये 10 ओम और ये 10 ओम पैरेलल हो गया कि नहीं, तो पैरेलल कैसे, मान लिए पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई, तो ये 10 ओम यहाँ लगा है एक्स वाई के बीच, ये एक्स वाई, ये 10 10 5 और ये तुम्हारा 10 ओम सीरीज में, तो ये 10 और 10 10 5, 10 और 5 15 इस बैटरी के अक्रॉस से, तो करंट आ जाएगा तेरा 50/15, ठीक है। अब 50/15 जो करंट आया है वो मैंने बैटरी से निकलता हूँ माना, इस करंट में से आधा आधा बटेगा तो ये हो जाएगा तेरा 50/30 एम्पियर, और इसमें भी हो जाएगा 50/30, आधा आधा कर दिया ना एम्पियर। अगर तुमने इसमें एनर्जी निकालो तो एनर्जी हो जाएगा हाफ एल, एल की वैल्यू देखो क्या दी हुआ है 5 × I 50/30 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा उसमें उस समय एनर्जी स्टोर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एनर्जी स्टोर हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन इंडक्टर का, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम्हारा करंट सेम बहता है एंड पोटेंशियल डिफरेंट होता है, तो यहाँ से प्रूव भी कर सकते हो L इक्विवेलेंट हो जाएगा L1 + L2, जहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने नहीं लिया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में L इक्विवेलेंट होता है आपका L1 L2/L1 + L2। म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करोगे, ये आगे अभी बताऊंगा, अगर कंसीडर करोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो अगर सीरीज में लगा हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करते हैं, तो ये होता है L1 + L2 ± 2m। 2m क्यों, क्योंकि एक का दूसरे में, दूसरे का पहले में 2 बार आएगा, प्लस अगर सेम साइड में है, अगर माइनस मतलब अपोजिट साइड में। म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे मान लो I1 करंट फ्लो कर रहा है, R1 रेसिस्टेंस, यहाँ से बहुत दूर x डिस्टेंस पे दूसरा वायर है, इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है phi = mi, मतलब इसमें जो फ्लक्स बहेगा इसके वजह से और इसमें जो फ्लक्स बहेगा इसके वजह से, उसको चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, phi21 = M21 × I1, phi21 = M21 × I1। कैसे निकालोगे, तो बहुत आसान है, अगर इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहते हो तो इसके वजह से इसमें पास करने वाला फ्लक्स लिख दो और उसके करंट से डिवाइड कर, देखो 21 × I1, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है 2 का पहले की वजह से, तो M21 का डेफिनेशन बताओ क्या हो जाएगा, M21 बताओ, M21 क्या हो जाएगा सर, phi21/I1, इसका क्या मतलब है, इसके वजह से इसमें कितना फ्लक्स पास कर रहा हो पहले निकाल लो, और जब फ्लक्स निकल जाए तो इसके करंट से डिवाइड कर दो, सिंपल म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले की वजह से दूसरे में, दूसरे की वजह से पहले में हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, बराबर रहता है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने पर हम सवाल कर लेते हैं, हर टॉपिक पे तुमको सवाल कराया मैंने। मान लो एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है R1, एक छोटा सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है R2, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, कैसे निकालोगे, तो इसमें फ्लक्स लिखो, अगर तुम इसमें फ्लक्स लिखते हो और तुमने बोला कि R2 बहुत 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 छोटा है R1 से, तो बहुत सेंटर पे होगा, तो इसमें फ्लक्स लिखोगे तो फ्लक्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले की वजह से μ0I/2 × R1, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया इसका πr2 का स्क्वायर, ये आ गया। और देखो फ्लक्स बराबर होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट, जिस कॉइल का निकालो दूसरे का पहले की वजह से, दूसरे का पहले की वजह से, पहले का करंट। तो अब तुमने फ्लक्स निकाल लिया है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है फ्लक्स बटा करंट, फ्लक्स निकाल लिया उसको करंट से डिवाइड करते, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा μ0πr2 का स्क्वायर बटा 2 टाइम्स ऑफ R1, ये आंसर आ जाएगा, इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं। अच्छा, छोटे वाले की वजह से बाहर वाले का उतना ही होगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। अब यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट एक डिफाइन करते हैं, कपलिंग कांस्टेंट से पहले हम यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे तुमने निकाला फ्लक्स दूसरे कॉइल में पहले की वजह से, दूसरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले की वजह से इनटू π1, ऐसा लिखा 2 1 2 1 1, ठीक है। अब यहाँ की बात समझो, ये क्या है, सेकेंड कॉइल में फ्लक्स, सेकेंड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू फर्स्ट कॉइल का करंट, यही है π21, मतलब फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल, फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड, इसको डिफरेंशिएट करो, तो phi21/dt बराबर M21 dI1/dt, ये होगा दूसरे का फ्लक्स में चेंज, मतलब दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सेकेंड कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल दैट इज इक्वल टू M21 × dI1/dt। इस पर सवाल बात पूछते हैं, तो पहले में तुम्हें रेट ऑफ चेंज इन करंट बता देंगे, पहले का रेट ऑफ चेंज इन करंट बता के दूसरे में इंड्यूस में पूछ लेंगे, पहले का रेट ऑफ चेंज इन करंट बता के
दूसरे का इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ लेंगे। पूरा चैप्टर ही बहुत डिटेल में पढ़ा दिया तुमने। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल, ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल हो जाएगा M12 इंटू di2 बाई dt। क्या ये हो जाएगा? ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल हो जाएगा M12 इंटू di2 बाई dt। देखिए di2 बाई dt, di2 बाई dt किया जाएगा। बोलो आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है? दोनों की ज्योमेट्री, लिख लो इस बात को। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ बोथ द कॉइल्स, ओरिएंटेशन ऑफ बोथ द कॉइल्स। अच्छा, इसका भी यूनिट होता है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का होता है हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी होता है हेनरी, दोनों का होता है हेनरी। कपलिंग फैक्टर क्या होता है? जैसे मान लो इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L1 और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2, टेढ़ा रख दिया, तो क्या एकदम कपल्ड हो रहा है? क्या नहीं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के रूट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। के होता है कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग फैक्टर। के की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है, ऐसा नहीं 2 3 नहीं होगा। या तो 0 होगा, 0 कब होगा? जब कपल ही नहीं कर पाएंगे, इसका फ्लक्स इससे पास ही ना कर पाए। देखो ऐसे रख दिया, 0 हो जाएगा। या 0 से बड़ा या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर, मैक्सिमम मैक्सिमम ये होता है। तो कुछ ना दिया हो तो कपलिंग कांस्टेंट को हम 1 मान लेंगे, या परफेक्ट कपल दिया हो। सीरीज कॉम्बिनेशन में L इक्विवेलेंट होता है आपका L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो L इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2। M को क्या लिख सकते हैं? M को लिख सकते हैं K रूट L1 L2, K रूट L1 L2। अब यहाँ पे प्लस तब जब सेम डायरेक्शन में फ्लक्स लिंक हो, अब माइनस तब जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स लिंक। सेम डायरेक्शन में फ्लक्स लिंक हो, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स लिंक हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर क्या होता है गुरु? जैसे मान लो कि इंडक्टर है, इसको मैंने फुल चार्ज कर लिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा था फुल चार्ज, इसको तुरंत से किसी रेसिस्टेंस से जोड़ देंगे, तो इसमें करंट स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे तो मैक्सिमम ही फ्लो करेगा। धीरे 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 क्यों करंट आई था तो आई फ्लो करेगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, फाइनल स्टेडी स्टेट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ बनता है आई वर्सेस टी का कुछ इस तरीके से। आई वर्सेस टी का इक्वेशन होगा आई बराबर आई नॉट ई का पावर माइनस टी क्या था एल बाई आर, आर बाई एल। तो याद जब भी भूल जाओ तो ऐसे लिखो एल बाई टी इज इक्वल टू आर। तो टाइम होता है एल बाई आर, एल बाई आर एकदम सही है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ करंट है, इसी आई का टी के साथ एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ है। एक टाइम कांस्टेंट के बाद 37% डिक्रीज कर जाता है। टाइम कांस्टेंट मतलब इसका टाइम कांस्टेंट होगा एल आर, एल बाई आर। जैसे कैपेसिटर में होता है आई इज इक्वल टू आई मैक्स ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, टी बाई आर सी जैसे डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग का इक्वेशन क्या बनेगा? आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई सी, ये कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग का इक्वेशन। और ये तुम्हारे इंडक्टर के डिस्चार्जिंग का इक्वेशन है। ये कैपेसिटर का है, ये इंडक्टर का। ईडी करंट, ईडी करंट क्या होता है बेटा? ईडी करंट जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। लेकिन किसी प्लेट में मैग्नेटिक व्हेन फ्लक्स चेंजेस थ्रू प्लेट, देन induced current in a plate, induced current in a plate loop नहीं plate is called ED current, is called ED current। जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन वगैरह ED करंट में आता है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन वगैरह में ED करंट आता है। इस इलेक्ट्रिक मीटर और मैग्नेटिक ब्रेक्स में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो सब चीज तुमको बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं तो एनर्जी बीच में लो लगी होगी, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करना, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट मैंने तो आपको रिवीजन करा दिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन या फिर नेक्स्ट रिवीजन के साथ या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।